हेलो। सो वेलकम यू ऑल अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो 12th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और उसका चैप्टर 2 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उसको जाकर के नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच, और उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करो। तो एक बेस जो है वहाँ पे बना दिया गया है पूरे बुक के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कंज्यूमर बिहेवियर की थियरीज़ हैं उसको। चलो, सबसे पहले कंज्यूमर चॉइसेस का एक हम लोग स्नैपशॉट ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। देखो, कहा जा रहा है इस चैप्टर में कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो सबसे मूल प्रॉब्लम है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, वो है कंज्यूमर के रिगार्डिंग की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि जैसे ही हमारे पास स्कार्सिटी जनरेट होती है, जब प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी आता है, यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, तो हमें चूज करना पड़ता है कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उस मीन्स में, यानी कि जो इसमें बजट हो जाएगा, वो चीज़ कि हमारे पास जो बजट होगा, जितना हमारे पास इनकम है, उस इनकम के हिसाब से हम सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, है ना। तो आपको कुछ चीज़ें चूज करनी पड़ेगी कि हाँ चलो ये चीज़ें खरीद लो, खाना इंपॉर्टेंट है तो खाना खरीद लो, टीवी बाद में खरीद लेंगे, ये सब मतलब आपको कुछ ना कुछ चॉइस मेक करनी होती है। जहाँ पे जो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी कंज्यूमर है, कोई कस्टमर है, उसको डिसाइड करना होता है कि वो किस तरह से अपनी जो इनकम है, जो कि फिक्स है, अभी आपकी जो मंथली इनकम होगी वो फिक्स ही होगी, आपके पेरेंट्स की होगी या आपकी होगी, जिसकी भी होगी, तो आप इसको अचानक से इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो डिमांड है, जो आपके वांट्स हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा असीमित है, अनलिमिटेड है। ये सारा चीज़ डिस्कस किया था हमने। तो इस फिक्स इनकम में जब जो आपकी अनलिमिटेड वांट है, उसको पूरा करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा और आपको ये फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, कि कहाँ पे आपकी जो ये लिमिटेड इनकम है वो स्पेंड की जाए और किन चीज़ों को प्राप्त किया जाए, किन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो अचीव हो सके। अभी और इन चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे स्लाइड जो है मूव करेगी। बस अभी मैं बेस सेट कर रहा हूं ताकि उस बेस पे आपको आगे की चीज़ें समझा सकूं। ये जो चॉइस है किसकी? कंज्यूमर की। ये डिक्टेट की जाती है किसके द्वारा? दो चीज़ों के थ्रू डिक्टेट की जाती है। पहला कि वो क्या चाहता है, क्या लाइक करता है, यानी कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, और दूसरा यह है कि उसका बजट जो है वो कितना है, बजट कंस्ट्रेंट, यानी कि वो क्या चाहता है और वो क्या अफोर्ड कर सकता है। इन दो चीजों के, यानी कि प्राइस और इनकम। जैसे क्या है कि आप कोई कार खरीदना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपको सबसे अच्छी कार मिले। एक स्पोर्ट्स कार आप लेना चाहते हो, फरारी की या फिर पोर्से की या किसी और की। सपोज आप फरारी बाय करना चाहते हो या मर्सिडीज बाय करना चाहते हो, चलो मर्सिडीज बेंज आप जो है वो ई क्लास या जो भी क्लास है बाय करना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसे ही, आपके पास कितने 20 लाख रुपीज हैं, तो कहां से बाय कर पाओगे? तो क्या आप चाहते हो? तो उसमें है कि फिर आप देखो कि चलो अब बजट कंस्ट्रेंट आपका इतना है, तो बजट कंस्ट्रेंट पे आप डिसाइड करो कि चलो 20 लाख के रेंज में कौन सी कार जो है वो सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको दे सकती है। तो फिर आप देखो कि आपको सेडान चाहिए या फिर स्पोर्ट्स कार चाहिए। फिर आपको वो सेडान के अगेंस्ट में कौन सी कार होती है? एक एसयूवीज। हाँ, तो आपको सेडान चाहिए या फिर एसयूवी चाहिए, तो आपको लगेगा कि चलो सेडान खरीदते हैं। तो सेडान में आप क्या करोगे? देखो कि 20 लाख के रेंज में चलो होंडा सिटी आ रही है या वरना आ रहा है, तो आप क्या करोगे? होंडा सिटीज खरीद लोगे। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और बजट जहां पे आपका मीट करेगा, यानी कि आपका प्रेफरेंस और बजट मीट करने के बाद जो आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा, आप वहां पे क्या करोगे कि ये चॉइस मेक करोगे। तो चॉइस दो चीज़ों के द्वारा डिसाइड की जाती है। पहला आपका बजट कितना है और दूसरा आपका प्रेफरेंस क्या है। ये चीज़ों, इस एनालिसिस को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें नहीं, इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, इस एनालिसिस को ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए ये मान लेते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक आपका बनाना और दूसरा आपका मैंगो। इसमें बनाना और मैंगो का एग्जांपल आपको बार बार देखने को मिलेगा, इसीलिए ये चैप्टर जो है वो इसके बारे में बात करेगा कि मान लो कि सिर्फ यही दो चीज़ें, कंज्यूमर को यही दो चीज़ों का एक्सेस है। इसका बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 बनाना 3 मैंगो, 3 बनाना 4 वो आपका मैंगो। तो इसको जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे 2 बनाना 3 मैंगो, तो एक बंडल ये हो गया। 3 बनाना अगर कर दें और 5 मैंगो कर दें तो ये एक बंडल ये हो गया। ठीक है, 6 बनाना 7 मैंगो, एक बंडल ये हो गया।
तो जो भी कॉम्बिनेशंस बनेगी दोनों गुड्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन बंडल बोलते हैं। चलो, तो बहरहाल आपने ये भी समझ लो कि जो कंज्यूमर की चॉइस है ना, वो चॉइस इसलिए आती है क्योंकि उसके पास फिक्स रिसोर्सेस है, फिक्स बजट है, फिक्स इनकम है। तो फिक्स इनकम है तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी कुछ चीज़ें प्राप्त करने के लिए। जैसे आपको टीवी का आइडिया पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर आपको टीवी खरीदनी है तो फिर आपको हो सकता है कुछ और, अब 10,000 आपकी इनकम है तो इस महीने आप टीवी खरीद लोगे तो बाकी चीज़ें हो सकता है नहीं खरीद पाओगे, फूड आपको क्योंकि चाहिए ही चाहिए, तो एसी खरीदने का आपको आइडिया छोड़ना पड़ेगा या कुछ भी। तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी के कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो आती है। और इसी चॉइसेस में आपको दो चीज़ें जो है वो मतलब कि इस चॉइस को दो चीज़ जो है वो डिक्टेट करता है, एक आपका कंज्यूमर का प्रेफरेंस और दूसरा आपका कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, उसका बजट। यूटिलिटी की बात करते हैं अब इस चैप्टर में। यूटिलिटी का मतलब है कि किसी भी कमोडिटी का कैपेसिटी कितना है आपको सेटिस्फाई करने का। जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है किसी भी कमोडिटी की, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि फैक्ट, सब्जेक्टिव का मतलब है मतलब एक व्यक्ति के लिए या कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए सेम रहेगा। जैसे सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है, अब आपके लिए भी ईस्ट में राइज करता है, मेरे लिए भी ईस्ट में राइज करता है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि मैंगो जो है वो टेस्टी है या वो है, या सबसे टेस्टी फूड क्या है। तो किसी के लिए सबसे टेस्टी फूड कुछ एक्स हो सकता है, किसी के लिए सबसे टेस्टी फूड वाई हो सकता है, किसी के लिए आपका जेड हो सकता है, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज करता है। तो ये जो यूटिलिटी है ना, वो इसी तरीके से जो है वो हर पर्सन के हिसाब से किसी कमोडिटी की यूटिलिटी चेंज कर सकती है, क्योंकि उसके यूज केसेस अलग हो सकते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी, यानी कि वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई एक चॉकलेट ले लो, तो चॉकलेट का है गुड है, चॉकलेट एक गुड्स है ना। तो अब इसकी यूटिलिटी देख लेते हैं। सपोज दो लोग हैं, एक आप है एक मैं हूं। अब मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, आपको चॉकलेट खूब पसंद है, तो आपके लिए चॉकलेट की यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपके लिए चॉकलेट की यूटिलिटी ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू मी, क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है आपका पर्सन टू पर्सन। उसके बाद ये यूटिलिटी है ये चेंज होता है प्लेस और टाइम के हिसाब से भी। हीटर का एग्जांपल दिया जाता है, देखो यहाँ पे कि एक रूम हीटर है। अब रूम हीटर है तो ये ज़्यादा यूटिलिटी वाला होगा किस व्यक्ति के लिए जो लद्दाख में बैठा हुआ है विंटर में। अगर विंटर में कड़कड़ाती ठंड में किसी व्यक्ति को लद्दाख में हीटर दे दिया जाए तो उसके लिए जन्नत। लेकिन चेन्नई की गर्मी में आप किसी को हीटर दे दो समर में उसको, तो वो तो उसके लिए तो जलालत हो जाएगी ना, मतलब कितनी बुरी चीज होगी उसके लिए, हेल होगा उसके लिए। एक के लिए हेवन हो गया, एक के लिए हेल हो गया। तो ये जो यूटिलिटी है वो प्लेस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग कि कौन सा सीजन है, कौन सा प्लेस है, इसके हिसाब से चेंज कर सकती है। देखा हमने कैसे। तो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कमोडिटी का जो कैपेसिटी कितना है किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने का, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, उपयोगिता जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब इस यूटिलिटी को एनालाइज करने के दो अप्रोचेस या फिर दो तरीके हैं इकोनॉमिक्स में। एक आपका है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले समझो कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है। ये आपका क्या करता है, किसी भी कमोडिटी के का जो यूटिलिटी है, ये जो अप्रोच है आपका यूटिलिटी को एनालाइज करने का, इस अप्रोच के थ्रू किसी भी कमोडिटी के यूटिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है नंबर्स में। जैसे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, समझ रहे हो कैसे भी मैं आपको ये टेबल दिखाऊंगा इसमें। तो बस इतना समझ लो कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग एग्जैक्ट नंबर में कि 30 है, 50 है, इस तरह से। अब इसमें तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहला है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि जितना टोटल सेटिस्फैक्शन उस कमोडिटी से आपको डिराइव होगा, आपने अगर चॉकलेट खाया तो जितना मज़ा आपको आएगा, मान लो उसको क्वांटिफाई कर देंगे, सपोज 40 उसका कर देंगे, या फिर ज़्यादा आएगा तो 50 कर देंगे उसको। तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन होगा, जो उस स्पेसिफिक कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको आता है, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। 40 आया तो 40, 50 आया तो 50, 30 आया तो 30, ये आपका हो गया टोटल। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो
एग्जाम्पल के लिए समझो कि अभी आपको एक चॉकलेट दिया और आपका यूटिलिटी निकल के आया 40। अब क्या करता हूं, मैं आपको एक चॉकलेट और देता हूं, एक आपको एक्स्ट्रा एक यूनिट ऑफ गुड जो है वो एक और दे देता हूं आपको, यानी कि एक चॉकलेट और खाओ आप। तो फिर से आपने चॉकलेट खाया, तो हो सकता है उसकी यूटिलिटी 50 आ जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा इसकी यूटिलिटी निकली, यानी कि ये जो 10 यूनिट निकला एक्स्ट्रा, वो उसको कहेंगे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा यहां से कंज्यूमिंग वन अनदर मोर यूनिट ऑफ दैट गुड, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल जितना सेटिस्फैक्शन था आपको वो ये हो गया। यहां पे भी अगर टोटल यूटिलिटी देखी जाए तो 50 है, लेकिन मार्जिनल देखा दिया जाए तो पिछले वाले से कितना ज्यादा है, तो 40 था पहले, 50 अभी हो गया दूसरा खाने पे, तो क्योंकि एक यूनिट हमने ऐड किया तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना आया, 10 यूनिट का आया। ये कभी हो सकता है, सपोज दूसरा खाओ तो आपको मजा ना आया, 30 हो सकता है, तो आपको यहां पे माइनस हो जाएगा। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कि एक्स्ट्रा कितना मजा आया आपको। इसी में अब लॉ एक बन गया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि अब मैं क्या करूं कि आपको, जैसे आप ये कहो मुझे कि मैं जिंदगी भर चॉकलेट खा सकता हूं, चॉकलेट मुझे इतना पसंद है कि, तो मैं आपको बोलता हूं कि ठीक है भाई जिंदगी भर छोड़, अभी 1 घंटे के लिए आ, 1 घंटे के लिए चॉकलेट तो खा। फिर मैं आपको एक चॉकलेट देता हूं, आपकी यूटिलिटी 40 निकल के आई, 40। फिर मैंने दूसरा दिया, थोड़ा सा और मजा आया आपको, ओह 50। फिर मैंने आपको तीसरा दिया, चलो 52। फिर मैंने आपको चौथा दिया, फिर सपोज ये 50 पे रह गया, फिर आपको तीसरा दिया, मतलब कि 5वां दिया, मतलब इस तरह देते जा रहा हूं। एक समय के बाद आएगा कि मैं भाग जाऊं कहीं, मैं चॉकलेट नहीं खा, मतलब आपकी जो है वो मन भरता जाएगा आपका, और हर एडिशनल जो यूनिट होगा चॉकलेट का, उससे जो आपका हैप्पीनेस का लेवल वो धीरे धीरे घटता जाएगा। एक समय के बाद वो आपको हेल लगने लगेगा, खत्म, कि मुझे जिंदगी में चॉकलेट कभी खानी नहीं है। मतलब वो फिर यहाँ से 50 हुआ तो यहाँ से फिर 40 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, रिड्यूस करने लगा एक तरह से। इसी को हम यानी कि ये जो डिमिनिश कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ये लॉ सिंपल बोलता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कमोडिटी का, यहां पे आप चॉकलेट समझ लो, जैसे जैसे इसका कंजप्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उससे वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, मार्जिनल का मतलब जैसे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, अभी यहाँ पे देखो 10 मिला, फिर यहाँ पे 50, यहाँ पे अभी यहाँ पे 40 यहाँ पे हो जाएगा सबसे शुरू में, क्योंकि यहाँ पे 0 था। तो फर्स्ट वो जब खाएगा तो उसको मजा आएगा, एक और देंगे तो थोड़ा सा और मजा आएगा। तो यहाँ पे एडिशनल कितना हो गया, 40 से जाएंगे तो 50, 10 यूनिट का। यहाँ पे आप देखो तो 50 से 52 हो गया 2 का, यहाँ पे देखो डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ गया तो 0 हो गया, 50 से मतलब 50 सॉरी यहाँ पे माइनस हो गया एक तरह से, समझ रहे हो आप। तो ये डिक्रीज कर रहा है, 10 से 2 आ गया, 2 से 0 आ गया, 0 से हो सकता है -2 हो जाए, फिर -10 -20 इस तरह से। तो जैसे जैसे हम उस किसी को और एडिशनल इनपुट देते जाते हैं और एडिशनल हम उसको देंगे यूनिट, वैसे वैसे क्या होगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उससे जो डिराइव होगी, उससे जो निकल के आएगी मार्जिनल यूटिलिटी, हर एडिशनल यूनिट के साथ घटती जाएगी, डिक्लाइन करती जाएगी। बिकॉज वो जो डिजायर है अब उस गुड्स को खाने का, चॉकलेट को खाने का जो डिजायर है वो और कमजोर होता जाएगा और वीक होता जाएगा, कि अब मुझे अब नहीं खाना, मन भर गया मेरा। तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU इसको बोलते हैं शॉर्ट में। आगे देखेंगे हम लोग और भी। ये आपने समझ लिया। इसी को देखो यहाँ पे समझाया गया है कि टोटल यूटिलिटी, आप जब फर्स्ट में आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो, चॉकलेट ही मान लो, तो 12 यूनिट आया तो ये टोटल हो गया। मार्जिनल यहाँ पे क्योंकि पहले 0 था तो मार्जिनल भी यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर आपने सेकंड वाला किया तो यहाँ पे 18 आ गया, तो 18 आ गया तो 12 से 18 जाने पे ये टोटल यूटिलिटी हो गया 18। लेकिन अब मार्जिनल कितना हुआ, 12 से आप 18 पे गए तो 6 हो गया यहाँ पे। फिर आप देखो कि फिर 22 हो गया आपका बढ़ करके टोटल यूटिलिटी, जब तक थर्ड आप एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया तो। लेकिन जब यहाँ पे हुआ तो आप देखो ये घट गया 4 यहाँ पे, जब 18 से आप 22 पे आओगे तो डिफरेंस निकालो, इसका 4 है, 4 ही है ना, तो घट गया, मतलब 6 यहाँ पे पहले आया था, फिर यहाँ पे 4 आ गया। फिर आप 22 से 24 पे गए, जब 5th यूनिट आपने कंज्यूम किया तो यहाँ पे एडिशनल कितना हो जाएगा, अब 22 है, अब नीचे आ गया तो कहाँ डिक्रीज हो जाएगी ये, फिर और डिक्रीज होगा, इस तरह से डिक्रीज करने लगेगा। तो यही आपका ये जो रिलेशनशिप बताएगा, यही है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको कर्व से भी आप दिखा सकते हो
जैसे देखो ये हर जैसे जैसे ये इनपुट आपके यहाँ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी मतलब सॉरी क्वांटिटी, जैसे ये इसका कलर चेंज करूँ, एक मिनट। जैसे यहाँ पे देखो ये यूटिलिटी है, ये आपका क्वांटिटी है। तो जैसे जैसे यूटिलिटी मतलब क्वांटिटी सॉरी इंक्रीज होगी, ये आपका जो यूटिलिटी है वो देखो यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है इस तरह से। तो यही है आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है वो आपको दिखा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी रिटर्न नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये टोटल यूटिलिटी है आपका, ये थोड़ा डिक्रीज इंक्रीज तो होगा एक सर्टेन पॉइंट तक। और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो पॉइंट वाला आप देख रहे हो ये मार्जिनल वाला है, तो ये डिक्रीज होगा। देखो जैसे यहाँ पे 10 यूनिट था, फिर आपने यूनिट को क्या किया, क्वांटिटी को इंक्रीज किया, मतलब 1 यूनिट खाया तो ये है यहाँ पे अच्छा सेटिस्फैक्शन लेवल है आपका, यूटिलिटी ज़्यादा है। फिर 2 यूनिट कंज्यूम किया तो ये थोड़ा डिक्रीज हो गया, तीसरा किया आपने तो थोड़ा और डिक्रीज हो गया, चौथा किया तो और डिक्रीज हो गया। इस तरह से रोक करके आप समझ लेना। तो वही है कि जब आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका पॉजिटिव होगा। जहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा, देखो 12 से 18 हुआ, 18 से आपका 22 हुआ, तो ये आपका पॉजिटिव में है। यहाँ तक देखो पॉजिटिव में ही है। जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा या कांस्टेंट होगा, सपोज ये 24 है तो ये आगे भी 24 होता, आगे भी 24 होता, तो ये शून्य हो जाता आगे, फिर ये 0 कैरी फॉरवर्ड होता। तो जब मैक्सिमम हो जाए या फिर कांस्टेंट रहे, ये मैक्सिमम देखो यहाँ पे है तो 0 हो गया आपका यहाँ, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब आपका टोटल यूटिलिटी फॉल्स करे तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से 24 से 22 पे आ गया तो 22 पे आ गया तो क्या हो गया, ये देखो माइनस में आ गया, ठीक है। तो ये फॉल करेगा, सिंपल है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब है कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड। डेरिवेशन ऑफ डिमांड क्या है कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था वो ये भी एक्सप्लेन करता है वाई वाले फैक्टर को, कि क्यों जो है वो आपका डिमांड कर्व है ये इसका स्लोप नीचे की तरफ जाएगा। ये डिमांड कर्व नीचे की तरफ देखो जा रहा है, क्योंकि हर एक्स्ट्रा यूनिट जब प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ चॉकलेट आपको दिया जाएगा तो उसकी यूटिलिटी लेस होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो डिजायर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, वीक होता जाता है। तो जब डिजायर वीक होता जाएगा, यूटिलिटी वीक होती जाएगी, तो कंज्यूमर जो एडिशनल यूटिलिटी, जो मान लो कि अब उसको प्राइस पे मिल रहा था चॉकलेट और 10 रुपीज़ का एक चॉकलेट मिल रहा था, तो अब हर एडिशनल जब आप उसको बढ़ाते जा रहे हो तो 10 रुपीज़ में वो चॉकलेट खरीदने के लिए इनकरेज नहीं होगा। हाँ हो, आप उसको बोलो कि जैसे अब आपको 5 रुपीज़ में वो एक यूनिट का चॉकलेट आपको दूंगा या एक चॉकलेट दूंगा, तो हो सकता है वो खरीद ले। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि कंज्यूमर इज ओनली विलिंग टू बाय मोर इफ प्राइस ड्रॉप्स। जब प्राइस ड्रॉप होगी तभी जाकर के कंज्यूमर जो है वो एक्स्ट्रा खरीद पाएगा। ये आपका डेरिवेशन ऑफ डिमांड में कहा गया। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कौन, यही आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि अब सेम अमाउंट नहीं पे करेगा, क्योंकि उसका मन भर रहा है ना। तो इंडिविजुअल विल नॉट विलिंग टू पे, जैसे यहाँ पे देखो कि 40 रुपीज़ अगर थी प्राइस, अगर ये कोई प्राइस है, ये क्वांटिटी है आपका 40 रुपीज़ किसी की कमोडिटी का था, चॉकलेट मान लो चॉकलेट का, तो ये आपका इतना 5 यूनिट खरीद रहा था वो। अब 30 रुपीज़ कर दिया तो ये यहाँ पे 15 यूनिट खरीद रहा है। अब 20 किया तो और ये आपका 30, यानी कि जैसे जैसे प्राइस आप घटाते जाओगे तभी वो एक्स्ट्रा जो यूनिट है, एडिशनल जो यूनिट है, वो खरीदने के लिए क्या करेगा, वो आप इनकरेज होगा, वरना उस सेम प्राइस पे वो नहीं खरीदेगा। तो इंडिविजुअल विल नॉट विलिंग टू बाय और विलिंग टू पे एज मच फॉर ईच एडिशनल यूनिट, एंड इस रिजल्ट के कारण क्या होगा कि ये जो स्लोप है धीरे धीरे ये इस तरह से डाउनवर्ड आपका होगा, डिमांड कर्व जो होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखो, मैंने समझा दिया, आप रोक करके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत चीज़ उसी को लंबा खींच करके ले जाने की जरूरत नहीं, फिर आपको पता चलेगा आपका दिमाग भारी हो गया वो। और आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटीज़ में जाने की जरूरत नहीं है। जो हार्डकोर इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं, अभी जैसे मैं आपको बहुत सारा ग्राफ, बहुत सारे फिगर्स आपको बताऊंगा, फार्मूला तो मैंने इसमें निकाल दिए हैं, वरना और दिमाग भारी हो जाए उसमें लोगों का, ठीक है। तो जितना ज़रूरत है मैं उतना, उससे ज़्यादा थोड़ा सा बताऊंगा, उससे कम नहीं बताऊंगा, ज़्यादा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि काम बन जाए आपका उससे। अब कार्डिनल यूटिलिटी में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो कि ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है ये समझने में तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो है कि ये यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर देता है नंबर्स में। जैसे देखा ना आपकी 24 था, फिर 22 हो गया, इस तरह से। लेकिन क्या है ना, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी को जो है वो एक्सप्रेस नंबर में लोग नहीं करते। अगर आपको चॉकलेट खाने में मज़ा आया तो ऐसा बोलते हो कि यार 40 आया मज़ा, नहीं बोलते ना। तो ये थोड़ा सा होता नहीं है, बट
चूंकि हम यहाँ पे थ्योरीज देख रहे हैं तो थ्योरीज में ये चीज़ की जाएगी, बट रियल लाइफ में क्या है कि कोई भी जो कंज्यूमर है वो यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता। हाँ, वो रैंक दे सकता है वेरियस जो कॉम्बिनेशन है उसका, कि ये ज़्यादा मोर इसका यूटिलिटी है, ये तो किसी का लेस है। सपोज आपको चॉकलेट खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपको कुछ और खाने में थोड़ा कम मज़ा आ रहा है, तो आपको 5 चीज़ें दी जाएगी तो उसको आप रैंक कर दोगे कि इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसमें मुझे सेकंड नंबर पे, तो इसमें सेकंड नंबर पे ज़्यादा, इसमें थर्ड नंबर, ऐसा करके रैंक कर दोगे कि इसमें थोड़ा कम मज़ा है, इसमें थोड़ा कम मज़ा है, ऐसा करके। तो इसको ऑर्डर आप दे सकते हो, और जब आप ऑर्डर देते हो तो इसी से बनता है आपका ये एक नया कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो पहला आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा आपका ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल को देख लो। तो कार्डिनल एनालिसिस के अनलाइक, मतलब उसके उलट जो है, ये अज्यूम क्या करता है, ये रैंक देता है बेसिकली कंज्यूमर के प्रेफरेंस को, कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये है, सेकंड प्रेफरेंस पे ये है, थर्ड प्रेफरेंस पे ये है, ठीक है। उसको ये नंबर प्रोवाइड नहीं करता। तो इसी में कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको मिलेगा देखने को। जैसे फर्स्ट है इनडिफरेंस कर्व, यानी कि एक कर्व जो दिखाएगा कि किस किस पॉइंट पे यूजर जो रहा है वो इनडिफरेंस रहा है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ा है, सेटिस्फैक्शन लेवल उसका सेम रहा है। तो ये जो इनडिफरेंस, जैसे आप ये फिगर में देख सकते हो, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है कि वे सारे पॉइंट को ज्वाइन करता है। अगर आप क्या करो कि बहुत सारे ये कि इस कॉम्बिनेशन पे, इस कॉम्बिनेशन पे, जैसे सपोज किसी को 15 आप क्या करो, ये मैंगो का देखो, मैंगो और बनाना माना था ना इकोनॉमिक्स ने कि दुनिया में 2 ही चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उसी पे देखेंगे हम लोग कि इस तरफ क्या है मैंगो और इस तरफ क्या है बनाना। तो आप क्या करो, किसी भी कंज्यूमर को या तो 15 मैंगो दे दो, 15, और एक आपका बनाना दे दो, तो उसको उतना ही मजा आएगा। या फिर उसको 12 मैंगो दे दो और आपको 2 बनाना दे दो, तो भी उसको इतना ही मजा आएगा इस पॉइंट पे। या फिर आप उसको 10 मैंगो दे दो या फिर 3 बनाना दे दो, तो भी उसको उतना ही मजा आएगा, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। या फिर आपको 9 मैंगो दे दो या 4 बनाना दे दो, तब भी उसको उतना ही मजा आ रहा है, सेटिस्फैक्शन लेवल उसका उतना ही होगा। तो अगर इन सारे पॉइंट को हम मिला दें तो एक कर्व बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। यानी कि हर पॉइंट को, हर उस बंडल को जो कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है क्या, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो कर्व बनेगा उसको इनडिफरेंस कर्व बोलेंगे। और इन सारे पॉइंट पे क्या होता है, कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है, कोई भी आप बंडल उठाकर उसको दे दो, उसको कोई समस्या नहीं है, मजा उसको उतना ही आएगा, ठीक है। 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन इधर, तो ये आपका इनडिफरेंस कर्व हो गया। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है उन बंडल को विच गिव कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी एंड कैन जनरली बी ज्वाइंट टू ऑब्टेन अ कर्व। सारे बंडल पे जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, इक्वल रहेगी। आप कितने भी क्वांटिफाई भी अगर उसको करना चाहो ऑर्डर में ना दे करके, तो यहाँ पे यूटिलिटी हर पॉइंट का, हर बंडल का, चाहे देखो ये पॉइंट है ना सारे A B C D E, ये B C D सबका जो है वो यहाँ पे ये यूटिलिटी इक्वल है। इंडिफरेंस रहेगा यहाँ पे। इंडिफरेंस का मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला ही बंडल दे दो, वाला ही बंडल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व हुआ। एक है कॉन्सेप्ट इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। ये क्या होता है कि ये एक रेट है जिसपे वो जो कंज्यूमर है वो किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड को, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक के बदले दूसरा, जैसे मैंगो के बदले बनाना दे दो या चाय के बदले कॉफी, तो ये क्या हो गया कि एक के बदले वो भी चलेगा, दूसरा भी चलेगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, जिसको आप बदल सकते हो एक दूसरे से बिना कोई प्रॉब्लम ज़्यादा के। तो जो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल का मतलब वही होगा कि हर बार एक्स्ट्रा, मार्जिनल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस रेट पे कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर वाइल कीपिंग टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट, यानी कि बिना यूटिलिटी को डिस्टर्ब करते हुए, यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हुए, अगर यूटिलिटी 40 है तो 40 ही रखते हुए, इसको समझ रहे हो। यानी कि जो भी, मतलब इसमें चलो ऑर्डिनल में क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन चलो रैंक देने के लिए तो कर सकते हो उसको क्वांटिफाई। देखो ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हुए अगर कोई गुड्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, अदला बदली करते हैं 2 गुड्स को एक दूसरे के साथ, तो जिस रेट पे अदला बदली करेंगे उसी रेट को क्या बोलते हैं, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बस खत्म। अगर आप एक केले के बदले 2 आम दे रहे हो तो ये रेट क्या हो जाएगा, आपका MRS हो जाएगा, है ना। और समझाता हूं मैं आपको, चलो। जैसे जब एक कंज्यूमर गेट्स 1 मोर बनाना
एंड तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज दिस क्या है ना कि अब उसके पास पिछला चैप्टर वाला देखो कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें, अभी समझाया भी था। उसके पास बजट क्या होता है, लिमिटेड होता है। अब उसके पास मान लो कि 50 रुपीज़ का ही बजट है, तो 50 रुपीज़ में या तो वो 15 मैंगो ले ले, एक बंडल ये बन जाएगा, और एक बनाना ले ले, या फिर ये आपका 12 मैंगोज ले ले, या एक बनाना ले, ये सॉरी 12 मैंगोज ले ले, या फिर 2 बनाना ले ले। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 15 मैंगो के लिए उसने कितने, मतलब कि यहाँ पे 3 यूनिट का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या, 15 से आप 12 पे गए, आपने बनाना कितना छोड़ा, 3 यूनिट छोड़ दिया। बदले में कितना आपको सॉरी यार, आपने मैंगोज कितना छोड़ा, ये मैंगोज है, तो मैंगोज पहले आपको 15 मिल रहे थे, अब आपने क्या किया, बोला कि चलो 12 मैंगो मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बनाना चाहिए था एक्स्ट्रा, तो एक एक्स्ट्रा आपको बनाना मिला। मतलब यहाँ पे अब पहले एक बनाना था आपको, अब 2 हो गया, तो बनाना कितना मिला एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा मिला। एक्स्ट्रा आपने छोड़ा कितना उसके बदले, ये जो मैंगो था 3 यूनिट छोड़ दिया। अरे 3 यूनिट छोड़ा ना, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, सॉरी यार थोड़ा लंबा हो जा रहा है वीडियो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 15 मैंगो है आपका, ये देखो मैंगो है, ये बनाना कितना है आपका, 1 है, ये एक बंडल हो गया। दूसरा बंडल में क्या हुआ कि 12 आपका मैंगो हुआ, आपको बोला कि चलो आपको एक्स्ट्रा बनाना चाहिए ना, तो आपको थोड़ा सा मैंगो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो 50 रुपीज़ ही है, तो उतना ही खरीदना पड़ेगा ना आपको, जितना आपके औकात हो। ठीक है, तो आपको कुछ बनाना छोड़ दो, मतलब मैंगो छोड़ दो, आपको एक्स्ट्रा बनाना चाहिए तो आपको बनाना 2 मिल जाएगा आप यहाँ पे, लेकिन आपने मैंगो कितना छोड़ दिया, 3 यूनिट, मिला कितना एक्स्ट्रा, 1 यूनिट, यानी 1 के बदले आपने छोड़ा कितना, 3। तो ये जो 3 आपने रेट छोड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि व्हेन अ कंज्यूमर गेट 1 मोर बनाना ही हैज टू फॉरगो सम मैंगोज। और यही जो आपका है, जो ये रेट है, इसको बोलते हैं कि एट विच कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट बनाना फॉर मैंगो सो दैट टोटल यूटिलिटी रिमेन्स। मैंने मतलब कि कितने किसी भी पॉइंट पे A B C D चले जाओ, यूटिलिटी उसका सेम ही रहेगी, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा, तो वो क्या करेगा, अदला बदली कर लेगा। लेकिन क्या है कि फिर यहाँ पे भी उसका जो MRS है वो डिमिनिश होगा, घटेगा। कैसे, देखो फिर समझाता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि जिस रेट पे बदला बदली करेगा, 3 के बदले 1, 2 के बदले 1, या 1 के बदले 1, तो ये रेट है 3 के बदले, तो ये आपका हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है कि ये भी घटता है, ये बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS। जैसे जब कंज्यूमर जो है वो जैसे जैसे उसको ज़्यादा बनाना मिलेगा, वो क्या करेगा कि दे आर विलिंग टू गिव फ्यूअर मैंगो, मतलब कि बहुत कम, अब कम मैंगो जो है वो हर एक्स्ट्रा बनाने के लिए वो छोड़ने के लिए तैयार होगा। इसके कारण से ये जो ये शेप है इसका कॉन्वेक्स हो जाता है, इस तरह से हो जाता है जो आप शेप देख रहे हो। देखो इसका मतलब क्या है, समझो। जैसे आपको एक बंडल यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट पे आपके पास 15 मैंगो है, थोड़ा सा इसको सही कर दो, 15 मैंगो है और एक आपके पास बनाना है। अब आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा बनाना, तो आपने क्या किया, आपने बनाना 2 ले लिया, लेकिन आपको 3 मैंगो के यहाँ पे छोड़ने पड़े, तो 12 ये बंडल हो गया। सेटिस्फैक्शन लेवल आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, चलो अगर 2 ये मिल जाए, 12 ये मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा कि यार मुझे बनाना एक, मतलब आपको कहा जाए कि एक बनाना और दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ मैंगो छोड़ने पड़ेंगे। तो अब आप बोलेगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी दो बनाना है, इतना में मेरा हो जाएगा, लेकिन बोला कि चलो एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो ले लो, तो आप बोलेगे ठीक है मैं एक बनाना एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन अब मैंगो कम छोड़ूंगा। अब देखो यहाँ पे 2 ही यूनिट छोड़ो, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 3 यूनिट बनाना, ये मैंगो जो है वो सेक्रीफाइस किया, 15 से 12 पे आए ना आप, तो आपने 3 यूनिट छोड़ा किसके लिए, एक बनाने के लिए, है ना। फिर यहाँ पे आप 12 से 10 पे आए, यहाँ पे 2 यूनिट आपने छोड़ दिया, 2 यूनिट ऑफ मैंगो, एक एक्स्ट्रा बनाना के लिए, तो यहाँ पे एक बनाना आपको मिला। अब क्या है कि अब एक और आपको अगर अदला बदली का सब्स्टिट्यूट करने का आपको ऑप्शन मिले, तो यहाँ पे आपको मान लो कि 4 बनाना हो जाएगा आपके पास। अब आप बोलोगे कि नहीं यार मैं ज़्यादा आपको मैंगो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना चाहिए भी नहीं, तो आप अब 9 एक ही आपको मैंगो के बदले बनाना दोगे, तो आप 1 यूनिट यहाँ पे दोगे इसको। तो अब देखो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था पहले 3 था, अब यहाँ पे सिर्फ 2 है, फिर यहाँ पे सिर्फ 1 आ गया। तो जैसे जैसे आपके पास बनाना बढ़ता जाएगा ना, आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा बनाने वो लेने के लिए, तो आप ये जो मैंगो जो है वो कम दोगे आप उसको, कि देना है इतने पे तो दो वरना छोड़ दो। तो यही लॉ जो है वो ये बताता है कि जैसे जैसे मोर बनानाज होते जाएंगे किसी भी कंज्यूमर के पास, तो वो जो
जो ये जो गिव अप कर रहा था, ये जो एक्स्ट्रा बना या एक्स्ट्रा मैंगोज पर बनाना के लिए, वो घटता जाएगा। पर बनाना देखो, एक बनाने के लिए यहाँ पे 3 दे दिया था शुरू में, क्योंकि उसके पास कम था, फिर इसने 2 ही दिया, फिर इसने 1 दिया। अब बोलेगा कि आगे जाकर हो सकता है अब बिल्कुल नहीं दूंगा, देना है तो दो वरना छोड़ दो, 1 पे दो। सो दिस द टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल रिटर्न, ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू फॉल विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी विथ बनाना इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सिंपल, जो घट रहा है धीरे धीरे ये भी घटता जाएगा। जैसे यूटिलिटी घट रहा था धीरे धीरे हर एक्स्ट्रा इनपुट कंज्यूम करने से, वैसे ये भी इंक्रीज होगा, बट डिक्रीज होगा। नहीं समझ में आए, थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लेना। मेरी जो मतलब कि मेरा जो लिमिटेशन है टाइम के साथ, मतलब मेरे पास भी देखो बजट कम है, मतलब टाइम का बजट है, तो उसमें जितना समझाना चाहता हूँ, आपको सेटिस्फेक्शन देना चाहता हूँ, मैं दे रहा हूँ उसको, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ देने का। चलो, तो ये यही आपका मार्जिनल वाला ये जो डिमिनिशिंग है, ये आप देख सकते हो कि क्वांटिटी जो है बनाने का पहले, ये आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ बनाना ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो जो रेट है वो डिक्रीज, पहले आपके 3 के लिए 1 मिल रहा था आपको, अभी यहाँ 2 के लिए 1, फिर 1 के लिए 1, ठीक है। तो ये जो समझा दिया आपको वही चीज़ है, रोक करके आप देख लेना। अब है ये फीचर्स क्या क्या होते हैं आपके इंडिफरेंस कर्व के। ये जो आप कर्व देख रहे हो इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं हम लोग, कि हर पॉइंट पे उसके यूटिलिटी जो है समान होती है किसी भी कंज्यूमर के लिए, चाहे कोई भी बंडल उसको प्रोवाइड करो। बंडल का मतलब मतलब किसी भी 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन, जैसे 15 बनाना 1 मैंगो इस तरह से, या 15 मैंगो 1 बनाना इस तरह से। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है बस आराम से। इसलिए मैं पेस बहुत स्लो रख रहा हूँ ताकि आप समझते जाओ, टेक्निकल टॉपिक है ये। तो फीचर, पहला फीचर क्या है कि इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड जाता है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो। देखो जैसे जैसे ये 1 मान लो, ये एक आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया, तो लेफ्ट से जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे तो ये धीरे 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 घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये लेफ्ट से राइट जा रहा हो तो घटता जा रहा है, ये तो डाउनवर्ड की तरफ आता है। ये पहला फीचर हुआ उसका। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, जैसे यहाँ पे 3 डिफरेंस कर्व आपको देखने को मिल रहा है, तो ये लोअर हो गया, इससे हायर ये हुआ, इससे हायर ये हो गया। तो जैसे जैसे हायर जो ऊपर जाएगा इंडिफरेंस कर्व, वो रिप्रेजेंट करेगा आपको हायर यूटिलिटी को, बिकॉज ये ज़्यादा जो है वो गुड्स को कंटेन करता है। अभी बजट सेट और बजट लाइन देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे देखो हम इधर अभी इतना खरीद रहा था आदमी, इस पे क्या है कि अब और ज़्यादा खरीद सकता है, यूटिलिटी हायर होगा ना। देखो ना भाई, 10 मैंगोज और 1 बनाना जो है वो उसको मिल रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे उसको 10 मैंगोज और 2 बनाना मिलेंगे तो उसका यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको 10 बनाना और 3 मैंगोज आपको मिलेंगे तो उसका यूटिलिटी यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो ऊपर का जो हायर कर्व है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी और लोअर कर्व की यूटिलिटी उसके मुकाबले कम होगी। 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एक डिफरेंस कर्व है और एक आकर के ऐसे मिल जाए, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे। ये इकोनॉमिक्स के रूल को वायलेट कर देगा, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व हमेशा सिमिलर यूटिलिटी को और सिमिलर सेटिस्फैक्शन लेवल को दिखाता है। तो जैसे ही इसको एक काट करके निकल जाएगा, इंटरसेक्ट करके निकल जाएगा, तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे यहाँ पे डिफरेंट यूटिलिटी हो जाएगा, डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, यहाँ पे आपका डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल हो जाएगा। यानी कि एक ही पे 2 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं पाएगा। तो कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते। एक स्पेशल केस के बारे में बात की जा रही है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया कि अदला बदली कर सकते हो, चाय के बदले आप कॉफी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंगो के बदले चलो यहाँ पे बनाना दे दिया, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। मैं कि मैंगो के हो सकता है किसी को बनाना ज़्यादा पसंद हो, किसी को मैंगो ज़्यादा, या किसी को ये कम पसंद हो, किसी को ज़्यादा। तो ये सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे बिल्कुल दोनों का सिमिलर ही मोटिव हो, दोनों का सिमिलर जो है यूज केस हो। अगर कोई 5 रुपये, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, 5 रुपये का कॉइन है और ये 5 रुपये का आपको नोट दे दिया जाए, तो दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। आपको नोट मिले या कॉइन, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। तो जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मामला आएगा ना, तो उसमें जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा लीनियर बनता है, इस तरह का लीनियर बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि अगर आपके पास अभी 8 क्या है कॉइन है 5 रुपये के, और आपके पास एक नोट है 5 रुपये का, है ना, सॉरी ये 8 है, इसको बंडल बनाने दो मुझे, चलो बंडल बना देता है इसका। 8 आपके पास कॉइन हो गया और 1 आपके पास नोट हो गया, तो स्टिल आपके पास कितने पैसे हैं? 8 से आप 5 को इंटू करो 40 एंड 45 रुपीज अभी आपके पास हैं। फिर आपको बोले कि यार एक और सिक्का ले लो तुम, मतलब एक और नोट ले लो और मुझे कुछ वो आपको कॉइन दे दो, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल बोलेगा कि ठीक है। अब आपके पास 7 कॉइन हो गए,
बट 2 आपके पास नोट हो गए, तो 35 प्लस 10 अभी भी आपके पास 45 रुपीज़ हैं। फिर आपको कोई कहे कि चलो एक नोट और, मतलब 5 रुपीज़ के कॉइन के बदले आप 5 रुपीज़ का नोट ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। तो ये आपका जब यहाँ पे ये पॉइंट आप मिलाते जाओगे तो क्या होगा कि एक हमेशा लीनियर कर्व जो है वो बनेगा। ये कर्व जो है अगर ये ए बी सी डी को मिला दो तो ये इस तरह से लीनियर बन जाएगा जो आप देख रहे हो। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मामले में आपका कर्व लीनियर होगा, और बाकी के मामले में ये थोड़ा सा कर्व जो है वो कर्व की, मतलब कर्व का मतलब है मुड़ा हुआ, ये कर्व नहीं है बेसिकली, ये लाइन हो गया। चलो, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो तो उसको शो करने के लिए जो यहाँ पे मैप बनेगा उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। यानी कि ये सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है जो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को शो करता है। बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व का मतलब हर इंडिफरेंस कर्व का एक अलग प्रेफरेंस लेवल होता है, एक अलग सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। तो जब बहुत सारा कर्व आएगा तो बहुत सारे आपके डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल आपके यहाँ पे शो करेंगे। एक कर्व पे के हर पॉइंट पे आपका समान जो है वो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। तो बाकी सारे जो अगर ढेर सारे आपके सेटिस्फैक्शन लेवल है या प्रेफरेंस लेवल है तो उसको शो करने के लिए इस मैप का जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे वही कहा जा रहा है कि एक इंडिफरेंस कर्व अगर है तो उस पर क्या होता है कि आपको इक्वल हैपनिंग जो पॉइंट है सभी बंडल के बीच में वो दिखाया जाता है। चाहे ए पॉइंट इस पर ले लो, बी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट ले लो, एक इंडिफरेंस कर्व पे तो हैप्पीनेस सेम ही होगा, यूटिलिटी सेम होगी। दूसरे पे शिफ्ट करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो वन कर्व सेम सेटिस्फैक्शन लेवल, मेनी कर्व टुगेदर डिफरेंट जो है वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको दिखाएगा। और वही है कि हायर कर्व जो होगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हायर होगा, मतलब यूटिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। ये जो लोअर कर्व है उसकी आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होगी, सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा प्रेफरेंस उसका कम होगा। तो जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं, ये जो एरो दिखा रहा है आपका, इस तरफ जाते जाएंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। चलो, ये आपका डिफरेंस मैप हो गया। अब है आपका देखो एक नया कॉन्सेप्ट, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, इस पे मत जाओ, समझाता हूँ आपको। चलो, अगर आपको मैं कहूँ कि आप 1000 रुपये, मतलब 2 बंडल हैं, एक में 1000 रुपये हैं, एक में 5000 रुपये हैं, आप कोई भी उठा लो, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, आप कोई भी एक बंडल उठा लो। आप किसको उठाओगे? ऑब्वियसली 5000 वाले को। कोई जब नुकसान ही नहीं है तो मैं ज़्यादा लूँगा। अगर आपको बोलूँ कि 3 मैंगो चाहिए या 5 मैंगो, 2 बंडल पड़े हुए हैं, आप उठा लो, एक में 3 मैंगोज हैं, एक में 5 मैंगोज, कौन सा उठाओगे? आप 5 वाला उठा लोगे यार। जब क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है और पैसे आपको मतलब एक्स्ट्रा नहीं लग रहे तो आप ज़्यादा वाला चूज करोगे। तो ये जो प्रेफरेंसेस होती है कंज्यूमर का, कि आप हमेशा ये जो दिमाग में रखते हो कि मोर इज ऑलवेज बेटर देन लेस। ज़्यादा पैसे चूज कर लो, कम क्यों चूज करोगे जब कोई कुछ लूज ही नहीं करना सामने। यानी कि मोर इज बेटर देन लेस वाइल लूजिंग नथिंग इन रिटर्न। जब सामने कुछ लूज करने को नहीं है तो क्या दिक्कत है? इस प्रेफरेंस को बोलते हैं हम लोग। ये जो आपने प्रेफरेंस, 2 चीज़ों के बीच में एक का चुनाव किया कि 1000 रुपये ना चुन करके 5000 चुनाव किया, जब सामने कुछ एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट पे नहीं करना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा कोई रिस्क नहीं था, तो आपने ज़्यादा वाले को चुना। इसी प्रेफरेंस को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो ये तो बोलोगे कि आप ये तो बहुत ईजी है। हाँ, तो ईजी है ये इकोनॉमिक्स। अब थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया गया तो नाम से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ नहीं है। ज़्यादा चीज़ रहेगी, बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट का आपको मिलेगा तो आप ले लोगे उसको। ठीक है, जैसे फ्री की कोई चीज़ मिले, तो मान लो कि आप सामान खरीदने गए, आप साथ में आपको, मतलब सब्जी खरीद रहे हो आप, तो साथ में आपको धनिया दे दिया गया, कुछ आपने खरीदा, तो मना करते हो क्या कि धनिया मत दो, या थोड़ी सी मिर्च आपको दे दी गई तो मना करते हो? कभी नहीं, एक्स्ट्रा मिल रहा है। यही आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, साथ में कुछ पैसे देने नहीं पड़ रहे मुझे, खत्म हो गया। ठीक है, जैसे यू विल ऑलवेज से यस टू मोर मैंगोज विदाउट लूजिंग बनाना, मोर मनी विदाउट गेटिंग एक्स्ट्रा ट्रबल्ड। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे बनाना और मैंगो का तो बुक में तो है ही। तो अगर 2 बंडल है आपको, एक में आपको 2 बनाना है और 3 मैंगो है, एक में आपको 2 बनाना और 5 मैंगो है, कौन सा चुनोगे आप? ये वाला चुन लोगे, एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ रहा है आपको। तो यहाँ पे वही दिया जा रहा है कि सपोज यू लाइक मैंगोज और बनाना, बंडल है 2, बंडल ए है और बंडल बी है। बंडल ए में है आपका 2 मैंगोज एंड 2 बनानाज, एंड बंडल बी में है आपका 3 मैंगोज एंड 2 बनाना। किसको चुनोगे? ऑब्वियसली बी, क्योंकि वो मोर मैंगोज आपका वो करता है, कंसिस्ट करता है, और सेम बनाना विदाउट एनी एक्स्ट्रा ट्रबल या एनी एक्स्ट्रा फीस। इसको हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के नाम से जानते हैं। बुक के लैंग्वेज में फंसोगे तो दिमाग घूम जाएगा आपका। चलो, अब कंज्यूमर बजट क्या होता है? तो कंज्यूमर बजट देखते हैं। बजट का मतलब वही है कि कितना आपके पास पैसा है।
आप मार्केट जाते हो खरीदने के लिए, आपके पास 10,000 रुपीज़ है, मंथली सैलरी आपके 10,000 रुपीज़ ही है, उसी से खरीदोगे जो खरीदोगे, एक्स्ट्रा कहाँ से लाओगे? या तो कर्ज लो, फिर कर्ज की बात ही नहीं होती इस चैप्टर में, वो दिमाग ही नहीं लगाना। तो कंज्यूमर फेस बजट कंस्ट्रेंट, यानी कि दे कैन ओनली अफोर्ड दोज बंडल जिसका कॉस्ट जो है वो लेस होगा, कम होगा या फिर इक्वल होगा उसके इनकम को। यानी कि आप मार्केट में लेके गए 10,000 रुपीज़, तो या तो 10,000 रुपीज़ का आप सामान खरीदो या इससे कम खरीदो, इससे ज़्यादा का तो आप खरीद नहीं सकते क्योंकि आपके पास बजट ही इतना है। तो जो बजट है आपको वही है बजट, सिंपल सी चीज़ है। मतलब जितने आपके पास पैसे हैं, जितने आपके पास इनकम है, आपका बजट या तो उससे थोड़ा कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, इतनी की चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हो। अब बजट सेट एंड बजट लाइन क्या है? तो ये हो गया कि आप इस 10,000 रुपीज़, जैसे ये आपका 10,000 रुपीज़ की लाइन है, यानी कि जितना आपके पास है उतना आप खरीद सकते हो मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम लाइन, आप मैक्सिमम जितना खरीद सकते हो वहाँ पे एक लाइन मतलब खींच दी जाए, तो ये जो मैक्सिमम लाइन है जहाँ पे आपका जो इनकम है और आपका एक्सपेंडिचर या फिर आप जो अफोर्ड कर सकते हो वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। तो ये आपका बजट लाइन है। अब इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, जो भी कॉम्बिनेशन मैंगो और बनाना का बनेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कोई बन जाए, यहाँ पे कोई बन जाए या यहाँ पे कोई बन जाए, ये सब आप खरीद सकते हो। तो ये हो गया आपका बजट सेट। ठीक है, तो बजट सेट जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो और बजट लाइन जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, वो एकदम जो मैक्स पॉइंट होगा वो होगा। तो बजट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ अफोर्डेबल बंडल्स। ये आपका जितना भी यहाँ पे कोई बंडल बना लो, मान लो कि 15 आपका मैंगोज और 1 बनाना, ये भी आप अफोर्ड कर सकते हो। 12 मैंगोज 3 बनाना, ये भी मान लो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। तो सबका एक बजट बनता रहेगा। मतलब कि ये आपका ये बंडल हो गया 2-3, ठीक है, एक आपको 12 मैंगोज, आपका एक और बनाना, कुछ भी कर लो। तो अगर इसके अंडर है तो क्या होगा, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। जो भी आप अफोर्ड कर सकते होगे वो आपके बजट सेट में जो है वो आएगा। ठीक है, तो बजट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल अफोर्डेबल बंडल्स, और जो बजट लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है आपका कि बंडल्स दैट कॉस्ट एग्जैक्टली द कंज्यूमर्स इनकम। ये आपका 10,000 की लाइन है, मतलब जितना मैक्स आप रीच कर सकते हो, ठीक है, वो आपका बजट लाइन हो जाएगा। और थोड़ा सा इजी करके मैंने यहाँ पे देखो बताने की कोशिश की है कि एवरीथिंग यू कैन अफोर्ड इज बजट सेट। और अगर आपका जो अफोर्ड नहीं कर, सपोज आप कोई चीज़ 11,000 की है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, एक मिनट इसको इरेज करने दो पहले मुझे। तो जो भी आप अफोर्ड कर रहे हो वो आपका क्या है, बजट सेट है। जितना भी चीज़, जैसे या तो आप 7,000 की कोई चीज़ है तो आप अफोर्ड कर सकते हो, 8,000 की चीज़ है अफोर्ड कर सकते हो, 9,000 की है तो अफोर्ड कर सकते हो, 9,999 आप अफोर्ड कर सकते हो। इवन की 10,000 रुपीज़ के इक्वल भी कोई चीज़ है तो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो ये सब आपका किस में आएगा, बजट सेट में आएगा। लेकिन जैसे ही 11,000 हो जाए कोई भी चीज़ का, कोई चीज़ है, मतलब कि कोई चीज़ की प्राइस है, आप अफोर्ड कर सकते हो उसको, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये आपके बजट सेट में नहीं, यहाँ पे कहीं लाइक करेगा ये वाला, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बजट सेट में आपका नहीं आएगा। तो जो एक्सपेंसिव है आपके इनकम, मतलब जो आपके औकात से बेसिकली देखो बाहर है, सिंपल समझ लो, जो आपके औकात से बाहर है वो आपके बजट सेट से बाहर है। तो बजट सेट इंक्लूड कौन सा पॉइंट इंक्लूड करेगा, जो भी बजट लाइन पे पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पे है वो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि ये 10,000 के बराबर जो भी है सामान मिल रहा है वो आप खरीद लोगे। 10,000 से नीचे, यानी कि इस पॉइंट के बिलो जो होगा बजट लाइन से, वो भी आप खरीद लोगे। ये दोनों आपका बजट लाइन में, ये बजट सेट में आएगा। जबकि जो भी पॉइंट बजट लाइन से ऊपर है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, इधर कोई पॉइंट ले लो, इधर कोई पॉइंट ले लो, तो वो बजट सेट में आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने इसको आप नीचे वाला पढ़ लेना, सेम चीज बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या है कि बजट सेट में किस तरह से चेंज हो सकता है, तो 2 तरीका का चेंज आ सकता है। या तो आपकी इनकम बदल जाए, या तो आप जो सामान खरीद रहे थे उसकी प्राइस में चेंजेस आ जाए, बढ़ जाए, घट जाए, जो भी आ जाए। तो अगर जो है इंक्रीज होती है इनकम, एंड इंक्रीज इन इनकम काउज अ पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट इन क्या, बजट सेट। ठीक है, अगर डिक्रीज करेगा तो पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट होगा। समझा देता हूं मैं आपको। पहले आपकी इनकम इतनी थी, सपोज करो ये वाला, ये 10,000 रुपये मैंने आपको बताए थे, सॉरी यार, 10,000 रुपये। अब क्या है ना कि मान लो कि अब इनकम आपकी घट जाए, 8,000 रुपये हो जाए पर मंथ,
तो अब आप ये वाला पोर्शन जो 9,000 का था, 8,500 का था, ये पोर्शन नहीं खरीद पाओगे। तो यानी कि अब आप इतना ही सामान खरीद पाओगे, ये वाला पोर्शन। तो 8,000 पे आपकी लाइन बन जाएगी। तो जैसे ही आपका इनकम डिक्रीज होगा तो आपका जो बजट सेट है, ये बजट लाइन है या बजट सेट है, वो इनवर्ड जो है वो आपका शिफ्ट करेगा, नीचे अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। सपोज ये आपका 10,000 की लाइन थी, अब आपकी इनकम बढ़ करके 12,000 हो गई। तो अब ये वाला जो पोर्शन 11,000 का, 11,500 का, ये जो नहीं खरीद पा रहे थे, वो आप खरीदने लायक हो जाओगे या 12,000 का। तो ये आपका जो लाइन है अब वो बाहर की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाएगी और आपका बजट लाइन यहाँ तक आ जाएगा, बजट सेट। तो जैसे ही आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो आपका जो बजट सेट है या बजट लाइन है वो अंदर की तरफ जो है वो शिफ्ट करता है, इनवर्ट शिफ्ट करता है। जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, तो आपका जो बजट है या बजट सेट या बजट लाइन वो आपका बाहर की तरफ जो है वो शिफ्ट करता है, आउटवर्ड शिफ्ट करता है। यही इसमें कहा जा रहा है जब आपकी इनकम चेंज होगी। जब प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा, सपोज आपकी अभी कोई प्राइस थी बनाने की, मान लो कि 10 रुपीज़ पर यूनिट बनाना, क्या एक बनाना खरीदने पे 15 मतलब 10 रुपीज़ में एक बनाना आपको मिलता था। अभी क्या है ना कि आप 20 यूनिट खरीद रहे थे, 20 बनाना आप खरीदते थे, तो ये 20 बनाना मान लो कि यहाँ पे हो रहा है। अब क्या है कि ये 10 रुपये से बढ़ करके इसके प्राइस हो जाए 15 रुपीज़, कि 15 रुपीज़ में आपको एक बनाना मिलेगा। तो आप ये हो सकता है कि आप कम खरीदोगे। देखो नॉर्मल डिमांड सप्लाई का रूल वही है कि ज़्यादा प्राइस है तो थोड़ा खरीदना कम कर दोगे आप। तो सपोज करो कि आप अब 20 यूनिट ना खरीद करके आप 10 यूनिट खरीद रहे हो, 10 बनाना ही खरीद रहे हो, क्योंकि अब महंगा हो गया ना, प्राइस बढ़ गई। तो जब ये आप 20 ना खरीद करके आप 10 खरीदोगे तो अब देखो ये लाइन जो है वो स्टीपर हो जाएगी। ये स्लोप है वो ज़्यादा स्टीप हो गया ना, खड़ी ढाल वाला हो गया ये। तो जब प्राइस चेंज होती है और जब सपोज करो कि यहाँ पे अभी 20 खरीद रहे थे आप, 10 रुपये का एक बनाना जब मिलता था तो 20 खरीद रहे थे। फिर से एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, और अब क्या है कि ये 5 रुपये का हो जाए तो अब पता चले कि 25 बनाना जो है आप खरीदने लगोगे, तो ये 25 है ये। तो ये आप लाइन यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, 25 खरीदोगे तो ये आप कम खरीदोगे तो लाइन ऐसे बन जाएगी। यानी कि जब आपका उस कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा और प्राइस ये इंक्रीज होगा तो आप कम खरीदोगे तो ये जो लाइन है वो थोड़ी सी क्या होगी, वो स्टीप हो जाएगी, ठीक है। और जब आप ज़्यादा खरीदोगे, यानी कि जब प्राइस डिक्रीज कर जाएगी तो ज़्यादा खरीदोगे तो लाइन क्या होगी आपकी, थोड़ी सी चपटी होगी, थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब बनाना चीपर मिलेगा आपको, थोड़ा सा सस्ता मिलने लगेगा, तो लाइन क्या है, फ्लैटर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा खरीदोगे तो ये लाइन थोड़ा सा, और ज़्यादा खरीदोगे तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी यहाँ पे। तो यही है। और आपका आउटवर्ड आपका मूव करेगा, जब घटेगा तो इनवर्ड इस तरह से मूव करेगा। प्राइस की बात होगी। तो इनकम और प्राइस में चेंजेस जब आते हैं तो बजट सेट में क्या चेंज आते हैं वो हमने बात किया। अब ऑप्टिमल चॉइस क्या होगी, अल्टीमेटली कहाँ पे चूज करेगा कंज्यूमर, है ना, कहाँ पे चूज करेगा वो। तो वही चीज है कि जो रैशनल कंज्यूमर कोई भी होगा, जो बुद्धि वाला थोड़ा सा होगा, वो चूज करेगा उस बंडल को जो उसको देगा क्या, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन और उसके बजट के अंडर को। वही मैंने आपको बोला ना कि 20 लाख रुपए का आपका बजट है और आपको क्या चाहिए, एक कार चाहिए, कार में आपको सीडान चाहिए। तो 20 लाख में देखोगे कि आपको क्या क्या मिल सकती है। तो बेस्ट चॉइस है, वही मैंने बोला था कि होंडा सिटीज निकल के अगर आपके आई तो होंडा सिटी आप चूज कर लोगे। तो क्यों? क्योंकि ये आपके बजट में था और इस बजट में आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो अचीव हो रहा था। तो जहां पे ये दोनों चीजें मिलेगी उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। जैसे देखो ये जो आपका बजट लाइन था, ये आपका बजट लाइन था, यानी कि मैक्सिमम आप यहां तक ही अफोर्ड कर सकते थे। जो 10,000 वाली बात बताई मैंने आपको, यहां पे अगर मैंगो और वो भूल जाओ, अगर कार की बात की जाए तो ये 20 लाख की लाइन सपोज कर लो। और इंडिफरेंस कर्व का क्या है कि हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो आप चाहोगे कि जो मैक्सिमम, जो सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व है उसको वहां पे आपको कुछ मिले। तो जहां पे आपकी जो बजट लाइन उस सबसे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व से टकराएगी, जाकर के जो टच करेगी ये पॉइंट, यही आपका, यहां पे टच नहीं कर सकते, यहां के लिए बजट लाइन यहां बनाना पड़ेगा, उतना बजट आपके पास है नहीं। तो यहां पे आपका बजट था और यहां से कोई इंडिफरेंस कर्व गुजर रही थी, जहां पे ये पॉइंट मीट होगा उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमल पॉइंट, है ना। तो यही है कि द ऑप्टिमल बंडल इज लोकेटेड वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। जो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व होगा, जो टेंजेंट होगा आपका बजट लाइन पे, उसको टच करेगा, वही आपका क्या होगा, ऑप्टिमल पॉइंट होगा।
चलो, कंज्यूमर के लिए डिमांड क्या है? तो डिमांड का मतलब है कि जितना आप खरीदते हो, कोई भी आदमी खरीदता है, जो अफोर्ड कर सकता है बेसिकली वो। डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ गुड अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय और कैन अफोर्ड, ठीक है, किसी भी प्राइस पे, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। सपोज करो कि आप 10 केजीज ऑफ राइस खरीदते हो या खरीद सकते हो, तो उसको बोलेंगे कि ये आपका जो डिमांड है वो कितना है, 10 केजी है। सिंपल, खत्म बात। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि ये लॉ ऑफ जो डिमांड है वो सिंपल ये स्टेट करता है कि इसका जो रिलेशनशिप है किसके साथ, प्राइस के साथ, और जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांड की गई है उसमें हमेशा निगेटिव रिलेशनशिप होगा, उल्टा संबंध होगा। 1/, ऐसा हो जाएगा आपको, किसके साथ, प्राइस के साथ। जैसे ही मान लो कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अभी बनाना वाला एग्जांपल भी देखा ना हमने कि 10 रुपीज़ था तो हम 20 बनाना खरीद रहे थे, अब 15 रुपीज़ पर बनाना हो गया तो हमने क्या किया कि 10 बनाना ही खरीदना शुरू किया, क्योंकि अब प्राइस बढ़ गई ना, दाम बढ़ गया, हमारे पास बजट उतनी है तो हम कम खरीदेंगे, यानी कि प्राइस जब इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज हुई नहीं, यहाँ 10 से 15 हो गया, तो हमने क्या किया, खरीदना कम कर दिया। तो यही बता रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड सिंपल ये बोलता है कि जो प्राइस है और जो डिमांड है उसमें आपका इन्वर्स रिलेशन होगा। जब डिमांड इंक्रीज होगा, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो आपका डिमांड जो है वो डिक्रीज होगा, जब प्राइस डिक्रीज होगी तो आपका डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा। इस तरह की चीज़ होगी। हाँ, यहाँ पे ये भी देखना है कि बाकी फैक्टर को आप सेम रखो, इनकम आपकी सेम होनी चाहिए, टेस्ट आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकम आपकी 10,000 से 20,000 हो गई तो नहीं, ठीक है, मतलब बाकी वेरिएबल को फिक्स रखें और प्राइस और डिमांड को सिर्फ हम कंसीडर करें, तो इन दोनों में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। खत्म बात। उसके बाद डिमांड फंक्शन क्या है, देखो मुझे इरेज करने दो इसको थोड़ा। हाँ, डिमांड फंक्शन क्या है? तो डिमांड फंक्शन यही जो रिलेशनशिप है किसके बीच, आपका प्राइस के बीच और ये जो आप क्वांटिटी खरीदते हो उसके बीच जो रिलेशनशिप शो करता है उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड फंक्शन। इस डिमांड फंक्शन को, इस रिलेशनशिप को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो, एक कर्व बन जाएगा, उस कर्व को बोलेंगे हम लोग क्या, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या बताता है कि इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी है। जब क्या होगा कि आपका प्राइस कम होगी, जब यहाँ पे प्राइस सपोज करो कि 5 रुपीज़ के आसपास होगी, तो लोग क्या करेंगे, कहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे। जब आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, मान लो कि प्राइस अब 10 रुपीज़ से 5 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के आसपास आ गया, तो कहाँ पे देखो, कहाँ टच होगा ये, यहाँ पे। तो लोग और पहले ज़्यादा खरीद रहे थे क्वांटिटी, अब कम क्वांटिटी खरीदेंगे। जब और प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ पे लोग खरीदेंगे, यानी कि और कम क्वांटिटी खरीदेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी के बीच का, वो रिलेशनशिप को जो कर्व शो करता है उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। इस रिलेशनशिप को डिमांड फंक्शन बोलते हैं। और ये जो ओवरऑल लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं कि ये घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है तो तीसरा घटता है। अब टाइप ऑफ गुड्स पे आ गया चैप्टर, देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, अभी गिवन गुड की भी बात करेंगे हम लोग। तो नॉर्मल और इन्फीरियर को समझने के लिए चलो एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं, ठीक है। चलो, आप कभी शोरूम जाते हो, अरे बाकी जैसे लिवाइस का शोरूम है या रिबॉक का जूता हो गया, एडिडास, ठीक है, एक ये सारी चीज़ें होगी। दूसरा है कि जब आपके पास पैसे कम होते तो आप क्या खरीदते हो, एडिडास की जगह एडिबोस। कभी खरीदे हैं आपने एडिबोस? या फिर क्या करते हो कि आप सस्ता खाना खाते हो, या फिर आप कपड़े खरीदने के लिए लिवाइस के शोरूम में न जा करके ये जो टपरी पे बेचते हैं ना 200 रुपये की शर्ट, 100 रुपये की शर्ट, सेल वाला, वो खरीदते हो। सरोजनी चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो आप, है ना, पालिका चले जाओगे दिल्ली में हो तो ये जो है 200 रुपये वाली शर्ट, एडिबोस वाली ये जो बैग हो गया, जूता हो गया, इसको बोलेंगे इन्फीरियर गुड, सस्ती चीज़, घटिया क्वालिटी की चीज़ है। और ये जो आपका लिवाइस, रिबॉक, एडिडास, ये सारा चीज़ हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल गुड। ये आपका नॉर्मल गुड हो गया, ये आपका इन्फीरियर गुड हो गया। अब इसमें डिमांड सप्लाई और ये इनकम से कैसे रिलेटेड होगा, क्या है कि जब अभी मान लो कि आपकी इनकम वापस से 10,000 रुपीज़ लेते हैं, सपोज करो, या आपके पेरेंट्स की इनकम 10,000 रुपीज़ होगी, जो भी है। तो जब आपकी इनकम 10,000 रुपीज़ होगी, ये बीच में लिखता हूं मैं, 10,000 रुपीज़ होगी, तो कौन सी शर्ट आप खरीदोगे? सोचो, आपकी क्षमता नहीं है ना 3,000 वाली शर्ट, डिवाइस की शर्ट खरीदने की, तो आप क्या खरीदोगे, 100 रुपये वाली या 200 रुपये वाली शर्ट खरीदोगे, 300 रुपये वाली टपरी से जाकर के, जो सस्ती चीप क्वालिटी की होगी। ये आप जूता खरीद लोगे एडिबोस वाला, ये 500 रुपये का जाकर के,
5,000 का जूता तो आप एडिडास का नहीं खरीद, आपकी इनकम ही 10,000 रुपये है। अब सपोज करो कि आपकी इनकम बढ़ करके 1,00,000 रुपीज़ हो जाए। क्या हो जाए? 1,00,000 रुपीज़। अब आप पहनोगे एडिडास? नहीं, अब आप अच्छी चीज़ें पहनोगे, एडिडास का जूता पहनोगे। अब आप लिवाइस की शर्ट, मतलब शोरूम जाओगे। अब भाई अपन मतलब थोड़ा क्वालिटी अपना इन्हांस करोगे, ठीक है, कि कपड़ा दिखाओ मुझे, कौन सा, जो भी है, पैसे है अपने पास, है ना। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल गुड्स वे सारे गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड इंक्रीज होती है जब इनकम इंक्रीज होती है। तो जब जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो किन सारी चीज़ों की, जिन सारी चीज़ों की आपकी मतलब डिमांड इंक्रीज होगी, उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स बोलेंगे। जैसे जो मतलब नॉर्मल गुड्स बेसिकली ब्रांडेड जो चीज़ें होती है, जो अच्छी चीज़ें होती है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है, वे सारे नॉर्मल गुड्स में आते हैं। जैसे आपका लिवाइस का शर्ट हो गया, जो ब्रांडेड चीज़ें होगी, एडिडास का जूता हो गया। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, अब जाकर के इसको खरीदोगे। अब कौन नहीं खरीदोगे? जो आप छपरी वाला सब, मतलब ये टपरी वाला जो खरीद रहे थे, और या जो एडिडास का जूता खरीद रहे थे, ये नहीं खरीदोगे। तो जब इनकम बढ़ी तो डिमांड किसकी बढ़ी? नॉर्मल गुड्स की। इसको खरीदने लगे, शोरूम से जाकर के ज़्यादा खरीदने लगे। तो जिसकी डिमांड बढ़ेगी आपकी इनकम के साथ, उसको नॉर्मल गुड्स बोलेंगे। और जब जो इन्फीरियर गुड्स होगा, वो इनकम, जब डिमांड इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो ये आप नहीं खरीदोगे। तो जब आप ये नहीं खरीदोगे तो इसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जिन वस्तुओं की, जिन गुड्स की कीमत इनकम राइज होने से डिक्रीज होती हो, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फीरियर गुड्स की। अब ये सब नहीं खरीदना, अब अच्छी चीज़ें पहनना है हमें, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स, इनकम बढ़ी तो उसकी डिमांड बढ़ जाए, नॉर्मल गुड्स। इनकम बढ़ी तो जिसकी डिमांड घट जाए, वो आपका इन्फीरियर गुड्स, खत्म। अब गिफन गुड्स क्या होता है? गिफन गुड्स देखो क्या होता है ना, कि ये इन्फीरियर गुड्स ही होता है, लेकिन बहुत स्पेशल, मतलब कुछ रेयर टाइप पे, रेयर भी नहीं, मतलब ये एक तरह का इन्फीरियर गुड होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो आप लोगे भाग, प्राइस मतलब बढ़ेगा और फिर भी हम घटिया चीज़ खरीदेंगे, इन्फीरियर गुड खरीदेंगे जी। बिल्कुल, आप जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो गिफन गुड्स होगा। कैसे होगा? समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके सर्वाइवल के लिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि कोई पुअर फैमिली है ना, पुअर फैमिली है कोई। अब उसकी इनकम मतलब दिहाड़ी के 200 रुपये 100 रुपये वो कमा रहा है बेचारा, उससे उसका घर चलता है। तो वो क्या खाएगा? चीप जो खाना होगा, जैसे आपका जो, जैसे आपने कभी देखा है किसी को, या फिर आप भी खरीदते होंगे, पैसे अगर कम रहते होंगे तो, कि एक नॉर्मल चावल है, राइस का आप खरीदने जाते हो, मान लो कि ये 50 रुपीज़ kg है। एक आपका इस राइस का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, वो आपका 20 रुपीज़ kg हो सकता है मिल जाए। तो जिसके पास पैसे कम है वो ये टूटा हुआ टुकड़ा खरीद लेगा उसका, या फिर जो सस्ता ब्रेड होगा, जो लो क्वालिटी का ब्रेड होगा, या लो क्वालिटी का राइस, ये टूटा हुआ टुकड़ा, ठीक है, वो खरीद लेगा। तो ये फैमिली क्या करती है? वही खरीदेगी। और साथ में इसका मन भी करता होगा कि यार कुछ सब्जियां खा ली जाए, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ मीट वीट खा ली जाए। तो ये चूंकि अभी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके पास लिमिटेड मनी है, तो महीने में क्या करेगा कि हफ्ते में एक आध बार खा लेगा, महीने में 4 बार हो गया, हफ्ते में अगर एक बार खा रहा है वो तो मीट या ये वेजिटेबल महीने में 4 टाइम खा रहा है, और रोज़ ये क्या खा रहा है आपका, ये राइस वगैरह खा रहा है, टूटा हुआ राइस, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, वो सर्वाइव कर रहा है वो इसी पे, ठीक है। तो नाउ क्या हो कि अब फूड की जो प्राइस है, ये जो टूटे हुए चावल का जो टुकड़ा है, अब ये 30 रुपीज़ पर kg मिलने लगे, तो क्या ये खरीदना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। भले ही ये इन्फीरियर गुड है, लेकिन क्या है कि अब ये थोड़ा और ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि जो अब एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आई है, क्योंकि अब 10 रुपीज़ इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो अब कहाँ से लाएगा? ये लाएगा, ये जो आपका एक्सपेंसिव जहाँ पे उसके खर्चे हो रहे होंगे, दे विल कट एक्सपेंसिव फूड और रिमेन टू बाइंग चीप स्टेपल फूड। क्यों? क्योंकि ये जो मीट, अब एक्सपेंसिव फूड में इसका क्या था? मीट और वेजिटेबल था। तो ये जो हफ्ते के एक दिन खा रहा था, अब हो सकता है महीने के एक दिन में खाइए, महीने के एक दिन पे मीट लेके आए या फिर हरी सब्जियां लेके आइए। तो इसका जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो इधर लगाएगा, और इसको अब चूंकि अब इससे जो न्यूट्रिशन इसको मिल रहा था सब्जियों से, और मीट से जो न्यूट्रिशन मिल रहा था, अब ये न्यूट्रिशनल नीड आपको ये जो फैमिली होगी वो किससे पूरा करेगी? इसे टूटे हुए राइस के टुकड़े से। तो इसको अब थोड़ा सा ज़्यादा कंजप्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा कंजप्शन करने के लिए, यानी कि इन ऑर्डर टू कंजप्ट मोर दे विल बाय मोर। इन्फीरियर गुड्स है, प्राइस क्या होगी? बढ़ गई, लेकिन फिर भी कंजप्शन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ उसका। तो प्राइस क्या, यहाँ पे रिजल्ट आप देखोगे कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और ये आपका जो चीप फूड इस तरह का होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
गिवन गुड्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मजा आ रहा है इसको खरीदने में, बट दे आर फोर्स्ड टू बाय इट, क्योंकि इसके पास कोई और ज्यादा जो है वो चॉइस नहीं है, और ज्यादा ऑप्शन नहीं है। इसकी इनकम कल आपकी तरह 10,000 से 1 लाख हो जाएगी, तब ये हो सकता है कि फिर वो नॉर्मल गुड खरीदने लगे, तब तक वो लेकिन इंफीरियर गुड ही खरीदेगा। तो ये आपका गिवन गुड्स हो गया कि जो स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होती है जो कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसकी कीमत जो है वो, उसकी कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड भी बढ़ती है। अब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? नाम सुना है सब्स्टिट्यूशन गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का? देखो क्या है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब अभी डिस्कस किया हमने पीछे भी, कि एक के बदले दूसरा चल जाए। जैसे टी नहीं है तो कॉफी मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो अगर इस तरह से हो रहा है, या फिर कॉफी नहीं मिल रहा टी मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में जब ये चीजें होंगी, मार्केट में ये चीजें होंगी, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट भी डालेंगे। अगर क्या हो जाए कि अगर टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर कॉफी की प्राइस जो है वो राइज हो जाए। जैसे मान लो कि कॉफी आप पी रहे थे, टी आपका 10 रुपीज़ का मिलता था, कॉफी आपका चलो 10 रुपीज़ का मिलता था, दोनों मिल रहा था, तो दोनों में कोई एक मिल जाए आप सेटिस्फाई थे, कोई इशू नहीं था आपको। अब क्या है, ये कॉफी है, ये टी है। अब कॉफी की कीमत जो है वो 20 रुपीज़ पर कप हो जाए, आप बोलोगे यार छोड़ो इसको, टी अपना सब, मतलब क्योंकि आपके पास बजट कम होगा ना, आपका बजट थोड़ा सा हिलने लगेगा। तो अब क्या है ना कि ये जो कॉफी की जो डिमांड होगी, यानी कॉफी लोग जो पी रहे थे वो कम पी करके किधर शिफ्ट हो जाएंगे, टी की तरफ। तो एक की डिमांड, मतलब एक का प्राइस इंक्रीज हो तो दूसरे का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स में। क्लियर है कि नहीं? कि जब कॉफी महंगा हो जाएगा तो लोग ज्यादा क्या पीने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे। जब चाय लोग ज्यादा पीने लगेंगे तो चाय की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉफी की डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन अभी चाय की डिमांड इंक्रीज चाय के कारण नहीं हुई है, वो कॉफी के कारण हुई, मतलब उस पर असर पड़ा है तब इस पर जाकर असर हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन गुड्स में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा कि आपको एक चाहिए तो दूसरा भी चाहिए। जैसे अगर प्रिंटर आपको अगर खरीदना है तो आपको कार्टेज भी खरीदना पड़ेगा। अगर प्रिंटर की डिमांड बढ़ रही है तो कार्टेज की डिमांड, कार्टेज मतलब जिसमें कलर वगैरह आता है जिससे प्रिंट करते हो, है ना। जैसे टी और शुगर यहां पे दिया गया है, तो अगर चाय आपको बनानी है तो आपको शुगर भी चाहिए होगा ना। तो जब टी की डिमांड बढ़ेगी तो शुगर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, है ना। तो आपका इसमें उल्टा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या उल्टा होगा, देखो दो ऐसे बना लेते हैं। ये आपका ये सब्स्टिट्यूट गुड हो गया आपका, यहां पे कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में मैंने आपको बताया कि जब कॉफी का प्राइस जब इंक्रीज किया तो टी का डिमांड इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लोग कॉफी से अब टी की तरफ शिफ्ट होने लगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि अगर आपका सपोज करो कि शुगर का प्राइस डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, सपोज अब चीनी महंगा हो गया, शुगर का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो शुगर का जैसी प्राइस इंक्रीज होगा तो शुगर की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी चीज है, लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा ना, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुगर की प्राइस इंक्रीज होगी। अब शुगर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो लोग चाय भी कम पिएंगे, टी भी जो है वो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब टी बनाने के लिए शुगर तो चाहिए, अब शुगर क्या हो गया, महंगा हो गया, तो चाय लोग कम पिएंगे। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होगा कि एक की डिमांड इंक्रीज होगी तो इसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी, एक की डिमांड डिक्रीज होगी तो इसकी भी डिमांड डिक्रीज होगी। दोनों रिलेटेड रहेंगे। यहां पे क्या है कि दोनों उल्टे रहेंगे। एक का डिमांड जो है वो इंक्रीज, यहां पे क्या है ना कि कॉफी की डिमांड यहां पे डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि कॉफी की कीमत इंक्रीज हो गई थी। जब कॉफी की कीमत इंक्रीज हुई या डिमांड कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो टी पे लोग जब शिफ्ट हुए तो टी का डिमांड जो है वो इंक्रीज हुआ। लेकिन कॉफी का डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। टी का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उल्टा यहां पे है। यहां पे क्या है, शुगर अगर आपका लोग ज्यादा खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि चाय ज्यादा बना रहे होंगे, फिर चाय लोग ज्यादा पी रहे होंगे तो शुगर जो है ज्यादा खर्च करेंगे। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में जाएगा, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल सी चीज है, एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो डिमांड कर्व में कैसे शिफ्ट होता है और मूवमेंट आता है। तो यानी कि शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या होता है मूवमेंट का मतलब है कि अगर मान लो कि प्राइस किसी भी कमोडिटी का चेंज हो, तो इसमें क्या हो, जैसे अभी प्राइस यहाँ पे था तो आप यहाँ ये वाला खरीद रहे थे, यहाँ पे कुछ खरीद रहे थे, ठीक है, इस क्वांटिटी पे आप खरीद रहे थे। प्राइस मान लो कि थोड़ा सा इंक्रीज कर गया तो थोड़ा और कम खरीदोगे आप, यहाँ पे ये थोड़ा क्वांटिटी कम कर दोगे। समझ रहे हो आप? तो जब प्राइस में ऊपर नीचे हो रहा है तो आप देखोगे कि
ये जो डिमांड कर्व आपका बनेगा उसी में ऊपर नीचे आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज होता रहेगा, इसी में आता रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट। लेकिन क्या हो कि बाकी जो वेरिएबल है, सपोज आपका टेस्ट ही चेंज हो जाए, टेस्ट हो जाए, इनकम चेंज हो जाए, आप ये सब चेंज हो, तो आप दूसरे पे शिफ्ट कर जाओगे। या फिर आपका इनकम इंक्रीज हो जाए, तो बजट लाइन और बजट शीट वाला हमने एग्जांपल देखा ना कि अभी आप इतना अफोर्ड कर पा रहे थे, कितने में, 10,000 में, अब आपकी इनकम जो है 15,000 हो जाए, तो ये अब ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर। तो ये पूरा का पूरा जो है बजट लाइन जो है वो डिमांड कर्व जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो शिफ्ट और मूवमेंट मुझे आपको समझाना है। शिफ्ट का मतलब होगा कि जब ये बिल्कुल शिफ्ट हो जाए, एक नई लाइन बन जाए यहाँ पे, या नया कर्व बन जाए। और मूवमेंट का मतलब है कि इसी पे मूव करता रहे, ये एक पॉइंट कभी यहाँ आ जाए, कभी यहाँ आ जाए, कभी आप क्वांटिटी कम खरीदो, कभी जब प्राइस गिर जाए तो क्वांटिटी आप ज़्यादा खरीद लो, ठीक है। तो ये आपका शिफ्ट और मूवमेंट का हुआ। मूवमेंट का मतलब उसी पे इधर उधर, यानी कि एक ही रोड पे आप कहीं जा रहे हो या आ रहे हो, वो आपका मूवमेंट हो गया। जब प्राइस बढ़ रही या घट रही हो तो, क्योंकि आप खरीदते रहोगे, कम या ज़्यादा खरीदोगे, यही करोगे ना। लेकिन ये क्या है कि आपने रोड ही बदल ली, शिफ्ट कर लिया आप उसमें, तो ये आपका शिफ्ट हो गया। मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है कि जो टोटल डिमांड होगी मार्केट में, सपोज अगर 100 लोग हैं और सबको 1-1 केजी चावल चाहिए, 1 केजी राइस चाहिए, तो टोटल डिमांड कितना हो जाएगा, 100 केजी। ये हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड। खत्म। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड इज टोटल डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इन द मार्केट। चलो अब देखते हैं हम लोग, मार्केट डिमांड देखा, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है? तो इलास्टिसिटी का मतलब है, जैसे पीछे जो एग्जांपल आपको दिया था कि चाय की कीमत इंक्रीज हो गई, या फिर जो बनाना की कीमत थी वो 10 रुपीज़ पर बनाना था, तो लोग 20 बनाना खरीद रहे थे। टोटल यहाँ पे कितना खरीद रहे थे, 20 बनाना। अब बनाना की जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ पर बनाना होगी, तो लोग 10 रुपीज़ जो है वो 10 बनाना खरीदने लगे। यानी 10 रुपये 1 केला मिल रहा था, 10 रुपये में 1 केला, तो 20 केला लोग खरीद रहे थे, 20 बनाना खरीद रहे थे। अब 15 रुपये का हो गया वो, तो 10 ही केला लोग खरीद रहे हैं। डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुआ ना। तो ये जैसे ही जितना प्राइस में इंक्रीज आया, उसके रिलेटिव में डिमांड में क्या फ्लक्चुएशन आता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। इस रिलेशनशिप को बताता है कौन, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांडेड इज टू अ चेंज इज प्राइस। जो क्वांटिटी है या जो डिमांड है, अगर प्राइस में कोई चेंज आता है तो उस पर क्या असर पड़ता है, क्या रिस्पॉन्स आता है उसमें, उसको मेजर करने के लिए इस कंसेप्ट का जो है उसको बोलेंगे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या प्राइस बढ़ने से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, यानी कि रिस्पॉन्स आया तो उसको इलास्टिक बोलेंगे। क्या प्राइस बढ़ने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इन इलास्टिक है, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, लोग खरीद रहे हैं तब भी। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं कि आपका जो परसेंटेज चेंज हुआ है किसमें, डिमांड में, और आपका परसेंटेज चेंज हुआ है आपका किसमें, प्राइस में, दोनों को डिवाइड कर दो। ऊपर आप रखो जो चेंज इज डिमांड है, और नीचे आप रखो जो चेंज इन प्राइस हुआ है उसको। आप सपोज यहाँ पे कि इसी को ले लूँ, चलो इसी को ले लेते हैं कि आपका प्राइस जो था वो कितना हो गया, 10 से 15 हो गया बनाना का, तो कितना इंक्रीज हुआ देखो, परसेंटेज मापना है आपको, परसेंटेज में कितना हो गया, लगभग 50% इंक्रीज हुआ। ऊपर रखना है क्या है ये आपको, प्राइस में, तो प्राइस को नीचे रखेंगे हम लोग, 50% इंक्रीज हुआ ये प्राइस। और आपका डिमांड कितना हो गया, 20 था, डिमांड में चेंज कितना है, चेंज देखना है, ऊपर नीचे हो रहा है वो नहीं जाना, घट रहा है बढ़ रहा है नहीं, चेंज कितना आ रहा है। तो 20 पहले डिमांड था, 10 हो गया डिमांड, तो कितना डिक्रीज हुआ ये, लगभग 50% ये भी डिक्रीज हो गया। तो 50% ऊपर रख दो, डिवाइड करो, 1 आएगा। तो इसका जो इलास्टिसिटी हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि ये यूनिटरी इलास्टिक होगा। यूनिटरी अगर ये वगैरह क्या होता है, पीछे अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको समझाया गया कि पहले जो प्राइस थी बनाना की 5 रुपीज़ थी, तो लोग 15 यूनिट खरीद रहे थे, फिर ये 7 रुपीज़ हो गया तो लोग 12 यूनिट मतलब कि कम खरीदने लगे, ठीक है, रिस्पॉन्स किया लोगों ने। तो अब इसके टाइप्स होते हैं वो समझो, 5 टाइप्स होते हैं आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। पहला है कि इलास्टिक होता है ये, यानी कि लोग रिस्पॉन्स करेंगे। दूसरा है कि लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, यानी कि इन इलास्टिक होगा। तीसरा है आपका यूनिटरी इलास्टिक होगा। चौथा है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। और आपका 5वां है परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब क्या है इसका मतलब समझो। इलास्टिक का मतलब है कि जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ग्रेटर हो, 1 से ज़्यादा हो, यानी कि लोग रिस्पॉन्स करें। सपोज क्या हुआ कि अगर
एक से ज़्यादा कब होगा? जब आपका देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, यानी कि ऊपर जो है वो नीचे वाले से ज़्यादा आपका चेंज होगा। अगर नीचे वाला ज़्यादा चेंज होगा तो ऊपर वाले को काट करके वो कम कर देगा। तो सपोज करो कि अगर कोई गुड्स है, खास करके ये लग्जरी गुड्स जितनी होती है उसमें मतलब मान लो कि कार की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज हुआ कितना, 10% का, लेकिन उसकी सेल जो है वो गिर गई 20% से। जितना इंक्रीज हुआ प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन सेल डिक्रीज होकर के कितना हो गई, 20%। तो चेंज आया कितना, डिमांड में 20% का चेंज आया और प्राइस में चेंज आया आपका 10% का। इसको आप डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 1 से ज़्यादा है या कम है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे 2 है, ये 1 है। तो जब भी जो उसकी प्राइस में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, प्राइस में जो चेंजेज हैं उससे ज़्यादा हमेशा ज़्यादा हो, यानी कि मतलब ज़्यादा हो किस में चेंजेस, आपका डिमांड में चेंजेस, तो उसको बोलते हैं कि ये इलास्टिक है। ये ज़्यादातर जो है वो लग्जरी गुड्स के लिए होती है कि नहीं भी खरीदेंगे तो चलेगा, ठीक है। जो इसेंशियल गुड होंगे उसमें देखेंगे कि वो इनइलास्टिक होगा। चलो समझते हैं। इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि जब 1 से कम हो जाए, यानी कि अब जो प्राइस थी वो 10% इंक्रीज हुई किसी भी चीज़ की, लेकिन उसका जो डिमांड था वो 2% ही हिला, 2% ही डिक्रीज हुआ, या फिर हुआ भी नहीं, चलो 1% ही हुआ, बहुत कम उसके सामने। ये किस केस में होगा, तो आप देखो कितना आएगा, ये आप डिवाइड करोगे तो 0.5 के अराउंड आएगा। ये 0.5 1 से ज़्यादा है या कम है, कम है। यानी कि जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन 1 हो तो क्या होगा, वो कहलाएगा इन इलास्टिक। ये कब होता है, जो टिपिकल यानी कि नेसेसरी गुड्स होते हैं। जैसे आपको आपके घर में राशन चाहिए या फिर राइस चाहिए 10 kg, अभी राइस जो है वो 40 रुपीज़ पर kg पे मिल रही है आपको। अब क्या होगा, कल ये 50 रुपीज़ पर kg हो जाए, तो 50 रुपीज़ पर kg हो जाए तो आप कम खाओगे क्या? हो सकता है थोड़ा बहुत आप इधर उधर करो, लेकिन कितना कम खाओगे, नहीं। तो आप फिर भी 10 kg तो खरीदते ही रहोगे, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ है, आपकी इसेंशियल चीज़ है, जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो आप खरीदते ही रहोगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत क्या करोगे, जो आप एक्स्ट्रा खा रहे थे, मान लो जो आपको एक्स्ट्रा जो मतलब कि ऐसा होता कि आपको 150 ग्राम लगता था कि आपको 150 ग्राम खाना चाहिए, बट आप ज़्यादा खा लेते हो, आप 200 ग्राम कर लेते हो, तो आप यहाँ पे हो सकता है थोड़ा अवेयर हो जाओगे, चलो इसी कारण से हम थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करते हैं। तो 2 या 1% आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। यानी कि 1 से ज़्यादा, यहाँ पे 1 से कम होगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये इस केस को हम लोग इन इलास्टिक बोलते हैं। अब यूनिटरी का मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब कि जितना ये, चलो इसको मिटाओ पहले, 1 मिनट, सॉरी यार, रुको। हाँ, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है कि 1 आना चाहिए दोनों को डिवाइड करके। 1 कब आएगा, जब ये भी आपका 10%, ये भी आपका 10% होगा। यानी कि 10% प्राइस में इंक्रीज आई या डिक्रीज हुआ, 10% चेंज इसमें हुआ, तो डिमांड में भी 10% का इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, चेंज आ गया। 20% का चेंज आया इसमें प्राइस में, तो 20% का डिमांड में भी चेंज आ गया। डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 आएगा आपका। तो जब आपका 1 आए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि जितना चेंज आएगा आपका प्राइस में उतना ही रिस्पॉन्स वो जो है वो कंज्यूमर जो है वो डिमांड में भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये यूनिटरी हो गया। परफेक्टली इन इलास्टिक कब होगा, यानी कि लोग कब, जब टस से मस नहीं होंगे। यानी कि अगर आप देखो नीचे प्राइस में 20% भी चेंज कर दो, 10% कर दो, 30% कर दो, फर्क ही नहीं पड़ेगा लोगों को। जितना खरीद रहे थे वो खरीदते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब होगा, एग्जाम्पल के लिए देखो, सॉल्ट खाते हो आप, नमक। अब क्या है कि नमक अभी आप सॉल्ट जो है वो 30 रुपीज़ 1 kg, 1 पैकेट का लेके आ रहे थे, 1 kg का। तो क्या है कि अभी आपको मिलने लगे 50 रुपीज़ में नमक पर kg, तो क्या करोगे, नमक खाना बंद कर दोगे, टेस्ट ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा आपको, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मेडिसिन आप खरीद, आपको कोई बीमारी है, आपको सपोज डायबिटीज़ है तो आप इंसुलिन लेते हो, तो अगर इंसुलिन की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या इंसुलिन लेना बंद कर दोगे, नहीं, मर जाओगे आप नहीं तो, है ना। तो जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, जो किसी कैंसरस मेडिसिन, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप नहीं कट कर सकते, वो उसकी प्राइस में जो भी चेंज आए, अगर आपको चाहिए तो वो चाहिए होंगे, ठीक है। साल्ट आपको चाहिए होगा तो कोई चीज़ नहीं आएगा, तो इसका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इलास्टिसिटी, ये जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा इक्वल होगा 0 के। यानी कि इधर से 10% इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे 0 ही आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो डिवाइड करके देखोगे तो 0 नहीं आएगा, 0 आएगा आपका। एक होता है आपका, ये आपका 4th टाइप हो गया। एक है आपका परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा सा आपने चेंज लाया
तो पूरा जो है इधर उधर हो जाएगा। ये थोड़ा कम एग्जिस्ट करता है, बट ये किस मार्केट में एग्जिस्ट करता है, वो होता है परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में। सपोज करो कि 100 लोग बेच रहे हैं, क्या आपका कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ मतलब कोई वेजिटेबल एक बेच रहे हैं, सपोज पोटैटो बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं। आप एक के पास गए, सब दे रहे हैं 10 रुपीज़ में, सपोज करो 10 रुपीज़ में दे रहे हैं। एक वेंडर आपको आपके पास आप उसके पास गए, बोला कि कितने का आलू है, बोला कि नहीं 11 रुपीज़ का आलू है, 11 रुपये किलो। आप खरीदोगे उसके पास, क्योंकि उसके बगल वाला ही 10 रुपये का दे रहा है। तो थोड़ा सा जब प्राइस आप इंक्रीज कर दोगे तो कस्टमर जो है आपसे खरीदेगा ही नहीं। तो क्या होगा ना कि रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल इनडेफिनिट आया, बिल्कुल इनफाइनाइट आया, बिल्कुल खत्म, खरीदेगा ही नहीं आपसे। तो इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि बहुत रिस्पॉन्स जो है वो कंज्यूमर देगा अगर आप प्राइस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी करते हो, यानी कि आपकी क्वालिटी सेम अगर हो तो उसके बाद। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला कभी हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो ये 5 आपके इलास्टिसिटी के जो है वो टाइप होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे अब इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात की गई है। तो ये टोटल जो एक्सपेंडिचर आपका है और प्राइस है, उसमें रिलेशन डिपेंड करेगा कि वो जो कमोडिटी है वो इलास्टिक है, यानी कि डिमांड जो है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इस पहले ये डिसाइड होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि उसका जो रिलेशनशिप है या डायरेक्शन है वो आपका कैसा होगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब जितना प्राइस से जितना आप क्वांटिटी खरीद रहे हो। अगर 10 रुपीज़ एक बनाना आ रहा है और आप 10 बनाना खरीद रहे हो तो 100 रुपीज़ लगेगा आपको। बस प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाता है। तो पहले देखना पड़ेगा कि इलास्टिक है मामला या इनइलास्टिक है। सपोज करो कि इलास्टिक है, यानी कि प्राइस बढ़ने या घटने से डिमांड जो है वो बढ़ती घटती है। तो हमेशा जो आपका जो एक्सपेंडिचर और प्राइस का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अगेंस्ट में होगा, अपोजिट होगा। कैसे देखो, मान लो कि प्राइस इंक्रीज हुई, आप चॉकलेट खा रहे थे या आप आइसक्रीम खाते थे। सपोज करो आप अब आइसक्रीम, थोड़ा नया एग्जाम्पल लेना, फ्रेश हो जाएगा मामला। तो आइसक्रीम खाते थे, आप हर दिन एक आइसक्रीम खाते थे, तो महीने का 30 आइसक्रीम आप खा रहे हो। एक आइसक्रीम मान लो कि 10 रुपीज़ की आती थी, 10 रुपीज़ की अभी आ रही थी, तो महीने का आप कितना पे कर रहे थे, 300 आइसक्रीम पे। अब क्या है कि ये जो आइसक्रीम है 10 रुपीज़ से बढ़ करके होगी 20 रुपीज़ की। अब आपको झटका लग गया कि यार मेरा तो बजट हिल जाएगा। तब क्या करोगे कि अब हफ्ते खा सकता है, एक खाओ, है ना। तो हफ्ता महीने का कितना खाओगे, 30 जो खा रहे थे, या फिर अल्टरनेट डे पे खाओगे, कुछ भी खा लोगे, या 3 दिन पे एक दिन, मतलब हफ्ते का मान लो कब एक खाने लगे आप, तो आप टोटल 4 आइसक्रीम ही खाओगे। तो अब 20 रुपीज़ एक पे कर रहे हो, कितना आ गया, 80 रुपीज़। यानी कि जब प्राइस जो है वो इलास्टिक होगा, है ना, डिक्रीज यहाँ पे आपका हो गया। अब मान लो कि यही आइसक्रीम आपका 5 रुपीज़ में आ जाए, 5 मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ है। दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं ना कि प्राइस डिक्रीज हुआ, ये तो इंक्रीज वाला देखा हमने। तो जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो आप हो सकता है कि पर डे अब तीन टाइम ब्रेकफास्ट में भी खा लिया, लंच के बाद भी खा लिया, और डिजर्ट चाहिए आपको, डिजर्ट में आइसक्रीम खा रहे हो, फिर आप डिनर भी खा लिया आपने, तो आप 15 रुपीज़ पर डे पे कर रहे हो। अब ऐसा इंटू 30 करोगे तो आप 450 रुपीज़ पे कर रहे हो। यानी कि जब प्राइस डिक्रीज हुई ना तो आपने ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। देखो ये प्राइस डिक्रीज हुई, यानी कि 10 से 5 हो गया, तो ये 450 हो गया 300 से। और जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई तो आपने कंज्यूम करना काफ़ी कम कर दिया, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ, आपका 80 रुपीज़ हो गया, यानी कि ये डिक्रीज हो गया। तो जब इलास्टिक हो मामला तब उसमें क्या होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, किसके, प्राइस के। प्राइस इंक्रीज करेगा तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा, जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये आपका इंक्रीज करेगा। अब जब मामला इनइलास्टिक हो तो क्या होगा, मिटाओ इसको पहले। हाँ, अब मामला अगर मान लो इनइलास्टिक है, डिवाइड कर देते हैं इसको यहाँ से, तो क्या होगा कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं। मान लो कि अब आप सॉल्ट ले जाते थे, आपका कितना पैकेट, 2 पैकेट आप पर मंथ ले जाते थे, एक पैकेट आपका 30 रुपीज़ का आ रहा था, है ना। तो अभी 30 रुपीज़ चल रहा है, ये 2 पैकेट लेके जा रहे हो आप। अब मान लो कि ये 50 रुपीज़ का पैकेट हो जाए, कि ये सॉल्ट है और ये इनइलास्टिक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसका प्राइस बढ़े या घटे। तो अब ये 30 से 50 रुपीज़ हो गया पर पैकेट। अब 2 पैकेट आपके यहाँ खपत है, तो नमक तो आप कम नहीं खाओगे, टेस्ट नहीं आएगा आपको, तो अभी भी 2 पैकेट आप खरीद रहे हो, कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर इनइलास्टिक है तो जब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या है, डिमांड जो है वो डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अभी आप 2 पैकेट खरीद रहे थे, 30 रुपये का एक पैकेट था, 60 रुपीज़ आप पे कर रहे थे मंथली का,
नमक पे अभी भी आप 2 पैकेट खरीद रहे हो, 50 रुपीज़ आप पे कर रहे हो, यह हो गया आपका 100 रुपीज़। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया यहाँ पे। अब क्या है कि दूसरा सिनारियो समझो, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए और इन इलास्टिक है, तो अभी ये नमक का पैकेट 30 से क्या हो गया 20 पे आ गया, 2 पैकेट अभी भी आप खरीद रहे हो, तो कितना महीने का पे करोगे? 40 रुपीज़। क्यों? अब प्राइस डिक्रीज हो गया। तो जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका? डिक्रीज हो गया। फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपका इन इलास्टिक होगा मामला, तो आपका प्राइस क्या होगा? सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक्सपेंडिचर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर जाएगा, जब प्राइस आपका डिक्रीज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी जो क्वांटिटी है वो उतना ही रखोगे। तो ये आपका इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर का जो है वो रिलेशनशिप हुआ। तो अब खत्म करते हैं चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर हमने अभी तक देखा, इसमें हमने क्या देखा? कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी हमने देखी, कि यानी कि कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो कैसे बिहेव कर रहा है, नीचे जा रहा है तो कैसे बिहेव कर रहा है। इससे क्या ये रिवील करता है? ये रिवील करता है कि जो ह्यूमन डिसीजन है वो किसके बीच बैलेंस बनाने का प्रयास है, वो आपका डिज़ायर और जो लिमिटेशन है उसका, यानी कि जो यूटिलिटी है और जो उसका बजट है, जो वो चाहता है और जो वो खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उसके बीच जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो करता रहता है। और इस चीज़ को रिवील कर रहा है कौन? जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो। जब इसको हम स्टडी करते हैं तो इससे पता चलता है, और मतलब जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करोगे कि कैसे कंज्यूमर जो है वो प्राइस के अगेंस्ट में रिएक्ट करता है, प्राइस चेंज के अगेंस्ट में रिएक्ट करता है, वो इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, जब ये रिएक्ट करेगा, जब इनकम शिफ्ट होता है, उसका इनकम बढ़ता है या घटता है, तब वो कैसे बिहेव करता है। इसको समझने से इकोनॉमिस्ट क्या कर सकते हैं कि मार्केट फ्यूचर का जो मार्केट ट्रेंड होगा वो डिसाइड कर सकते हैं या फिर वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और किसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे आपके टैक्सेस या सब्सिडी पे, उसको जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये था आज का चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।